नया हाई लगाने के बाद सेंसेक्स निफ्टी में हल्की मुनाफा वसूली। ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी करीब 350 अंक फिसला, लेकिन निफ्टी में आज कंसोलिडेशन 18,500 के करीब कर रहा है कारोबार। मिड कैप में सबसे ज्यादा एक्शन, इंडेक्स करीब 1% ऊपर। पंजाब नेशनल बैंक में 6% की बढ़त, 50 रुपए के पार निकला स्टॉक। यूटीआई एएमसी में हिस्सा बेचने की खबर से बढ़ा जोश। उधर अशोक होटल के वैल्यूएशन 7,400 करोड़ लगाने से आईटीडीसी में भी दिखी तेजी, 16% भागा स्टॉक। सरकारी बैंकों के साथ एनबीएफसीज में अच्छी रौनक, 5% से ज्यादा भागे एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, पीएफसी और आरईसी। और बोनस के साथ स्प्लिट अलॉटमेंट को लेकर सेबी ला सकता है सख्त नियम। 15 दिनों के अंदर करना पड़ सकता है अलॉटमेंट, सूत्रों के हवाले से मनी कंट्रोल की बड़ी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं हूं यहाँ दिल्ली मुंबई स्टूडियो से अनुज सिंघल, मेरे साथ हर्षदा और दिल्ली से वीरू जुड़ते हुए। आज थोड़ा सा मार्केट में एक्साइटमेंट का अभाव है, तो हम एक्साइटमेंट अपने आप क्रिएट करेंगे। फ्राइडे की एक्साइटमेंट है आज, कल मार्केट की एक्साइटमेंट थी और आज फ्राइडे की एक्साइटमेंट है। लेकिन आज मार्केट में एक दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं हर्षदा। जो मेरे लिए आज का सबसे बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर है वो है मार्केट में मिड कैप का कमबैक का। आज एक मैसिव कमबैक है। अब क्या ये एक ट्रेंड की शुरुआत है? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फर्स्ट डे ऑफ न्यू सीरीज़, लेकिन मिड कैप इंडेक्स ने ज़बरदस्त आपको तेज़ी दिखाई है। एक 1% का पूरा मिड कैप इंडेक्स में मूव इस पूरे महीने की अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर एक मिड कैप्स में एक रैली आ रही है और एडवांस डिक्लाइन लगातार 2:1 पे सस्टेन कर रहा है पूरे दिन में, जो नॉर्मली नहीं होता था। आपने पिछले कई दिन की रैली में देखा होगा, मार्केट खुलती थी एडवांस डिक्लाइन 2:1, एंड होते होते एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में चला जाता था। आज वो नहीं है। और निफ्टी पर दो स्टॉक्स का ज़बरदस्त कमाल है, एक तो रिलायंस और एक लार्सन एंड ट्यूब्रो। रिलायंस तो खास तौर से इसके वेट की वजह से, और सुबह से लार्सन एंड ट्यूब्रो जो हमारे पैनल ने सबसे पहले एक सुबह कॉल भी पकड़ी थी। इन सब पर चर्चा करेंगे अगले 1.5 घंटे में और बात करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आफ्टरनून अनुज, आफ्टरनून वीरू। और जी हाँ, अब 300 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, तो मोमेंटम काफी तगड़ा है। निफ्टी बैंक इनफैक्ट थोड़ी सी दबाव में आया। मुझे याद है स्पेशली 11 बजे के आसपास वो 70 पॉइंट ऊपर था और उसी 20 मिनटों के दौरान वो इंडेक्स पूरा फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। अब 50 पॉइंट नीचे, लेकिन निफ्टी सिर्फ 33 पॉइंट डे हाई से। तो करीब आज हमने 18,533 की ऊंचाई छुई थी, वहां से कूल ऑफ हुआ 18,500 के आसपास कंफर्टेबल है। ये एक अच्छी चीज मानी जा सकती है इस मार्केट में। तो क्लोजिंग बेसिस पर भले ही कल जितना एक्साइटमेंट ना हो, हम 18,600 तक ना पहुंचे हो, लेकिन होपफुली 18,500 के ऊपर की क्लोज हो जाएगी। हाँ, और आज यूएस में आधे दिन का एक ट्रेड है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मंडे को फिर वही बात, अगर मंडे को फिर हम गैप अप मिले तो शायद वो, देखिए 18,604 तो गैप के साथ ही जाएगा। ये तो आप मान के चलिए, तो ये एक क्लियरली मार्केट के लिए एक फैक्टर होगा। लेकिन हर्षदा, आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। मैं जरा एक तो इंटरेस्टिंग आंकड़े देख रहा था निफ्टी पर। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि बाय ऑन डिप्स इंटैक्ट है। आज मार्केट ने आपको 2 डिप्स दिए और दोनों के दोनों बाय हो गए। देखिए वो जो नून के करीब डिप आई थी वो क्या ज़बरदस्त तरीके से बाय हुई, और अब इस समय 18,500 के ऊपर हम। एक चीज़ जो क्लियर है कि अब निफ्टी 18,500 के ऊपर तैयार है लाइफ के लिए। इट्स रेडी टू ट्रेड अबव 18,500, और उसके लिए अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाकर 18,350, एक्चुअली 18,360 था, लेकिन 10 पॉइंट का उसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। 18,350 अब आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। इस मार्केट में अप्रोच अब आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मोमेंटम मार्केट है। उस मोमेंटम मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ कभी भी मार्केट को नीचे ले जा सकती है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहें, हेज करें, पोजीशन ओपन छोड़ कर जाएँ तो उसको हेज कर लें। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, पहला दिन है आज इसका सीरीज़ का, और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आप 18,500 पर कॉल राइटिंग देखिए एक बार ज़रा। ये आपको याद हो कि कल 18,300 की कॉल राइटिंग की हमने बात की थी कि उनको हो सकता है कि ज़बरदस्त पनिशमेंट दे मार्केट। वो जरा 18,500, 600 और 700 की कॉल्स आएंगी, लेकिन उसमें खास तौर से मैं फोकस करूँगा 18,500 की कॉल का, क्योंकि इसमें आप ओपन इंटरेस्ट देखिए इस समय कितना है ज़बरदस्त। करीब करीब मेरे ख्याल से वो आंकड़े आएंगे एक बार। ओके, तो ये 18,500 की कॉल देखिए, इसमें हर्षदा ऑलरेडी
93 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट। कल जो 18,300 की कॉल थी उसमें 1.4 करोड़ तक हम पहुंचे थे। ये तो पहला ही दिन है और यहाँ पर 93 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट, और जिसमें से कि 54-55 लाख आज ऐड हुए हैं। जी 18,600 और 700 का मैं समझ सकता हूँ फिर भी, क्योंकि वो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है। 18,500 के ऊपर तो हम ट्रेड कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि प्रीमियम कोई बहुत ज़्यादा है। 18,500 की अगर आप कॉल का प्रीमियम देखेंगे इस समय निफ्टी का, तो सिर्फ 112 रुपये। मतलब एक हल्का सा भी अगर गैप अप आया तो ये जो 18,500 की कॉल है ये कल डबल हो जाएगी, मतलब मंडे को। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्या, मतलब इतनी बड़ी कल की पनिशमेंट के बाद भी कॉल राइटर्स में इतना कन्विक्शन है इस कॉल को लिखने का, और कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा है लेकिन फिर भी लिख रहे हैं वो कॉल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और पुट बिल्डअप बहुत क्लियरली विजिबल है। 18,300 पर तो 27 रुपये रह गया सिर्फ प्रीमियम। 400 और 500 की 18,400 के पुट में भी अच्छा बिल्डअप है। तो ये क्लियरली एक मार्केट के लिए आपको एक बाउंड्री मिल गई 18,350 की डाउन साइड पर, और शायद ऑल टाइम हाई 18,604 18,605। बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। बैंक निफ्टी में मैं सिर्फ एक स्ट्राइक देख रहा हूँ 43,000 की। 43,000 की कॉल और 43,000 के पुट दोनों देख लेते हैं एक बार। और इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक स्ट्रैडल लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। 43,000 की कॉल में करीब 41 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं, और 43,000 के पुट में करीब 27 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं। लेकिन ज़्यादा जरूरी इसमें जो है वो है प्रीमियम। दोनों का कंबाइंड प्रीमियम मिलाकर है करीब 515 रुपये। तो 43,500 से 42,500 की एक रेंज होगी ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से। बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली आपको थोड़ी बड़ी रेंज लेनी पड़ती है, लेकिन मुझे लग रहा है फिर निफ्टी में लेकर कि ये कॉल राइटर्स अगले हफ्ते फिर फंसेंगे एक बार जब गैप अप मिलेगा तो। देखते हैं यहाँ पर किस तरह का माहौल बनता हुआ। लेकिन 18,500 वो एक बहुत ही क्रूशल लेवल पर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। नजरें रहेंगी आज के क्लोजिंग पर। वीरू, आफ्टरनून नई सीरीज का आगाज हो चुका है। कल जितना कॉन्फिडेंस शायद इंडेक्स पर नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक धूम है। बिल्कुल, देखिए अभी जैसे कि अनुज ने कुछ देर पहले कहा था कि लीडरशिप जो रिलायंस की है वो आई थिंक निफ्टी को पुश कर रही है, और 18,500 की ट्रेजेक्ट्री को एक बार हम फिर पार कर रहे हैं हर्षदा, तो उसके पीछे रिलायंस एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। मैं रिलायंस का देखिए ओआई एडिशन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है हर्षदा, और उससे भी बड़ी बात है कि जो कि इनफैक्ट मैं कल भी जिक्र कर रहा था, देखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, बट स्टॉक्स पे एक्शन की बात हम कर रहे हैं तो ये कहना जरूरी है। 29 अप्रैल 2022 से लेकर जो अब तक की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी, यानी करीब 10 महीने की, उसको ये स्टॉक बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और मैं आई थिंक इसका जिक्र शुरू में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब ये 2640 पर ट्रेड कर रहा है, आज सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप इसकी 2620, 2640 और इनफैक्ट 2660 की कॉल में देखा गया। इनफैक्ट बहुत सारी कॉल्स में टुवर्ड्स 2680 काफ़ी देखा गया। और उससे भी अच्छी चीज़ है कि इसकी 2600 की पुट में आज करीब 1000 कॉन्ट्रैक्ट, इनफैक्ट 1100 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हर्षदा, और आउटस्टैंडिंग ओआई इस वक्त इस पुट का करीब 4191 कॉन्ट्रैक्ट है। तो रिलायंस का ऑप्शन डेटा, फ्यूचर डेटा ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज कुछ एडमायर करने लायक है। सिंस इट्स ए इंडेक्स हैवी वेट, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। लेकिन अगर मैं सेक्टोरियल रुझान देखूं तो आइए आपकी स्क्रीन पे ग्राफिक सकता हूं। कैपिटल गुड्स याद रखिएगा, कैपिटल गुड्स, बीएचईएल, व्हर्लपूल, एलएनटी, वोल्टास, ये 4 स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई सीरीज के पहले दिन इन्होंने अपनी तरफ ऐड किया है। इनफैक्ट एलएनटी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, ये बीएचईएल का मेरे ख्याल से करीब 52 वीक हाई है, और वोल्टास ने आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया। बैंकिंग में मिड कैप में ज्यादा इंटरेस्ट है बाजार का। पीएनबी, आरबीएल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आप देखें तो खास तौर पर अगर आप देखें काफी अच्छा करके गए आज। ऑटोमोबाइल्स में चुनिंदा, जिसमें बजाज ऑटो, अपोलो टायर्स और एस्कॉट्स, इनमें काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप दिखा गया। 26% का सबसे बड़ा ओआई बिल्डअप एस्कॉट्स में था। और फाइनेंस स्पेस में अगर आप जाएं, जैसे कि कुछ दिन पहले आप जिक्र भी कर रही थी हेडलाइंस में, इट्स आरईसी, पीएफसी, एलएनटी फाइनेंस और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन सीरीज के पहले दिन विटनेस कर रहे हैं हर्षदा। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर हमने देखा है सीरीज की शुरुआत में बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी है। कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो आज खासा इनफैक्ट फोकस में भी हैं। जैसे मेंशन किया गया था हेडलाइन में ही, और अनुज भी मेंशन कर रहे थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज का इनफैक्ट एक अच्छा साथ मिला है। तो वो स्टॉक आपके सामने 1.5% ऊपर। एचडीएफसी लाइफ देखिए 2-2.25% तक की तेजी, और ये हफ्ता आप कह सकते हैं एचडीएफसी लाइफ का ट्रेड क्लियरली तेजी वाला ट्रेड पकड़ा है हमारे जानकारों ने।
600 के करीब बढ़ता हुआ काउंटर। टाटा मोटर्स, कोल इंडिया में लगातार पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में मुनाफा वसूली हो रही थी, आज जाकर फिर खरीदारी की पोजीशंस आती हुई दिखाई दी है और टाटा मोटर्स के साथ बाकी ऑटो कंपनियों में भी खरीदारी का रुझान क्लियरली है। इसके अलावा आप देखेंगे कहां पर नरमी देखने को मिली है, तो सीमेंस आज करेक्ट करता हुआ 2% नीचे, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में बिकवाली, नेस्ले इंडिया और कुछ और एफएमसीजी स्टॉक्स में दबाव है। आज पिडिलाइट में भी हमने देखा है अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, करीब 1.5% नीचे है वो काउंटर। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं वो बड़े मूव्स बनते हुए। अच्छा, 18,509 पर निफ्टी कंफर्टेबल होने लगा है, 25.2 पर। निफ्टी बैंक में धीरे धीरे करके रिकवरी आ रही है, 43,033 तक के लेवल्स। तो लग तो रहा है कि यहाँ पर शायद चाल थोड़ी सी और सुधर सकती है। बिल्कुल सुधर सकती है, लेकिन हर्षिता जो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने डिस्कस नहीं की अभी तक, वो लार्सन एंड ट्यूब्रो को लेकर है। लार्सन एंड ट्यूब्रो में जो रैली आई है, आज इसने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग जोड़ना चाहता हूँ। लार्सन एंड ट्यूब्रो एक सम ऑफ द पार्ट कंपनी है। इसमें मतलब ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, लेकिन उसके अलावा इसमें एक सम ऑफ द पार्ट्स है, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसकी आईटी सब्सिडरीज की वजह से आता है। तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस करिए, L&T इन्फोटेक जो है अभी भी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से 35% नीचे है। उसके बावजूद L&T का स्टॉक ऑल टाइम हाई पर आ गया। तो इसका मतलब उसका जो कैपिटल गुड्स वाला पार्ट है उसमें कितनी मजबूती है आप ये देखिए। एक्स ऑफ आईटी, ये जो L&T का स्टॉक है, टेक्निकली इसमें अगर आप माइंट्री ऑल टाइम हाई पर जुड़ जाता तो उसका अगर आप समुद्र पार्ट्स जोड़ देते तो मेरे ख्याल से और 200 रुपये ऐड हो जाते। तो इस हिसाब से लार्सन एंड ट्यूब्रो की जो तेज़ी है ये बहुत ज़बरदस्त है इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स के लिए। जी हाँ, तो ये स्टॉक भी आगे रेडार पर रहेगा, इस पर जानकारों की राय भी आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए हमारे जानकारों से मिलना आप शुरू करते हैं। पैनल में आज हमारा साथ देने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं फंडामेंटल्स पर राय देने के लिए ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल। टेक्निकल कॉल्स के लिए आज हम बात करेंगे मानस जायसवाल, प्रकाश गाबा, राजेश सातपुते, समित चौहान और साथ ही साथ श्रीकांत चौहान से। साथ ही 2:20 पर आज कॉर्पोरेट स्कैन में लगातार आपको याद होगा इस हफ्ते हमने हॉस्पिटल स्टॉक्स की खूब बात की है। तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है बिजनेस को लेकर, मैक्स हेल्थ केयर के सीएमडी अभय सोई हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिर हम 2:30 बजे लेकर आएंगे आपके लिए हमारा खास सेगमेंट क्या चल रहा है। 2:40 पर हर रोज की तरफ होगा 4 का चौका, जहां पर आज सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देंगे, प्रकाश गावा से लेंगे एफएनओ का सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार राजेश सातपुते के जिम्मे और राजेश अग्रवाल देंगे मिड कैप फंडा। मार्केट बिग वॉइस में आज निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोरा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो सभी जानकार तैयार हैं अपने ट्रेड्स के साथ और अब पैनल और फ्लोर को खोल देते हैं। आफ्टरनून जेंटलमैन, मानस शुरुआत आपसे। मोमेंटम तो है, 18,500 को होल्ड कर रहा है, लेकिन कल जितनी शायद तेजी नहीं है। ऐसे में इस मूव को भुनाने के लिए बेस्ट ट्रेड क्या है? देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स इस टाइम अवेलेबल हैं अगर आपको एक बाय ट्रेड लेना है तो। लेकिन अगर एक ट्रेड लेना इस टाइम मेरे पास ऑप्शन होगा तो मैं कैनफिन होम्स में एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहूंगा। और कैनफिन होम्स में अगर आप देखें तो करीब 3-4 हफ्ते से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है कि रेंज में, एक नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। फाइनली आज स्टॉक ने एक प्राइस ब्रेकआउट 540 के ऊपर दिया है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अब आपको भाव देखने को मिल जाएंगे। वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं, तो ये एक ब्रेकआउट केस है जिसके बाद आप यहाँ पर करीब 20 रुपए का आप देख सकते हैं। तो मेरे टारगेट 565 के हैं। कैनफिन होम्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 534 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 550 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 21 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 34 रुपीज के टारगेट के लिए। ओके, कैनफिन होम्स जबरदस्त मूव इसमें। इनफैक्ट जब से वो कॉस्की जी वाला मामला सॉर्ट हुआ है तब से क्लियरली एक यहाँ पर बॉटम बन गया, क्योंकि एक मार्केट को जो लग रहा था कि जब वो पीएनबी हाउसिंग में गए थे तो एटलीस्ट एक क्लैरिटी तो आई थी कि कंपनी में वो कोई इश्यूज नहीं थे जिसकी वजह से शायद वो एक इतनी बड़ी डिक्लाइन आई थी। उसके बाद से स्टॉक ने लगातार थोड़ी रिकवरी देखी और आज अच्छा खासा मूव स्टॉक दिखा रहा है। तो इस पर नज़र रखिए और अगर आप फ्यूचर नहीं ले सकते तो 550 की कॉल पर भी आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं है एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये कॉल, कंसिडरिंग आज फर्स्ट डे और लंबी सीरीज़ है, 5 हफ्ते की सीरीज़ है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ में, आपके पास टाइम वैल्यू काफ़ी है इस समय ऑप्शंस में। गाबा जी गुड आफ्टरनून, आप क्या कॉल ले रहे हैं फ्राइडे को? फ्राइडे के लिए मुझे लगता है अनुज, गुड आफ्टरनून टू यू। एक्साइड इंडस्ट्रीज ऑटो क्षेत्र में और एंसिलरीज में अपमूव है। एक्साइड का लगता है जो ट्रेड कर रहा है 186, लगता है जो नेक्स्ट नियर टर्म टारगेट है 190, वहां तक चला जाएगा। स्टॉप होगा 185, सिर्फ ₹1 का।
तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवर में एक्साइड। ओके एक्साइड अगर आप देखें आप पिक कर रहे हैं यहाँ पे प्रकाश सर, और अभी एक्साइड मेरी स्क्रीन पे अपीयर भी हो रहा था। एक्साइड लगभग 186 पे ट्रेड करता हुआ और बेहद ही शानदार पैटर्न। इनफैक्ट ये पूरे के पूरे लास्ट वीक से लेके अब तक यानी 17 नवंबर से अब तक की पूरी रेंज के हाइस को टेस्ट करता हुआ 5 सेशन की रेंज है ये। राजेश सतपुते जी, इनफैक्ट अग्रवाल जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। फंडामेंटली क्या पिक करेंगे सर इस वक्त बाजार में? आप क्या आपको इम्प्रेस कर रहा है? आज मिड कैप्स में, स्मॉल कैप में एक स्विंग विजिबल है। एक शिकायत थी इस बाजार की कि जनाब इंडेक्स चल रहा है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव नहीं मिल रहे हैं, पर आज कुछ हद तक वो शिकायत दूर हुई है। आपका पहला कन्विक्शन कॉल सर। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, हर्षिता जी, अनुज जी, बाकी भी पैनल में जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। आपने सही कहा, एक शिकायत थी बाजार को कि मिड कैप चल रही नहीं है। इंडेक्स रोज नए हाई लगा रहे हैं बट पोर्टफोलियो देखो तो अभी भी 16,000 के लेवल्स दिख रहे हैं। तो ये शिकायत लगातार बनी हुई थी। पिछले शुक्रवार की अगर वीकली समीक्षा की जाए पिछले शुक्रवार की, तो अगर आप देखो तो इंडेक्स दोनों निफ्टी या सेंसेक्स थोड़े मॉडरेट गेन के साथ बंद हुए थे। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप में करीब करीब 1-1.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। तो ये शिकायत बाजार को लगातार थी। किसी से भी बात करो वो यही कह रहा था यार हमारे स्टॉक तो चल रही नहीं है। लेकिन अब चूंकि हम देख रहे हैं कि ये रैली स्पिल आउट होती नजर आ रही है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बॉर्डर मार्केट में और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि एक बाजार के लिए अच्छी खबर है। जो 2-3 महीने से बाजार एकदम सुस्ताने वाले मोड में था उससे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर पिक की बात की जाए तो इस वक्त मैं पीवीआर के साथ जाना चाहूँगा। 876 स्क्रीन है इनके, और मैनेजमेंट ने ये कहा है कि हर साल करीब 100-150 स्क्रीन और बढ़ाएंगे। साउथ में इनका फोकस है। पिछले दिनों पिछली तिमाही में जो कंटेंट का लाइनअप, चाहे वो RRR हो, दृश्यम 2 हो, ये सारी अच्छी गई। आगे आने वाले दिनों में भी शाहरुख खान के पठान या आलिया भट्ट की राजा रानी की कहानी या रणवीर सिंह की सर्कस, ये सारी हैं। ये सब चीज़ें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट की ओर इशारा कर रही हैं, जहाँ की ऐसा लगता है कि वापस से जो दर्शक OTT की तरफ मुड़ गए थे वापस से हॉलों में आने लगे हैं। जिस तरह की हमने बुकिंग्स या कलेक्शन देखे हैं ऊंचाई और दृश्यम 2 में, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। बहुत अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने। 2300-2400 रुपए के हाई लगा के अभी 1800-1850 के लेवल्स में ट्रेड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आइनॉक्स का मर्जर जो इनके साथ होने वाला है वो आने वाले दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स आ चुके हैं। तो उसके बाद एक बहुत बड़ी कैपेसिटी उभर कर नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मध्यम से लंबी अवधि के में अच्छे टारगेट दे सकता है। शॉर्ट टर्म में भी जिस तरह की मूवमेंट आज देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ एक अच्छा अपसाइड दे सकता है। एक अच्छे अपसाइड की गुंजाइश पीवीआर में डेफिनेटली। और वैसे अग्रवाल जी, मेरा तो प्लान था आपसे पूछने का बाद में कि क्या मूवी देखने का प्लान है। आपने तो एक लंबी लिस्ट सामने रख दी है ना एक्चुअली। तो ये बताइए, लास्ट फिल्म आपने कौन सी देखी थी? दृश्यम देख ली? दृश्यम 2। अच्छा, और इस हफ्ते क्या देखने का इरादा है? आज भेड़िया, वरुण धवन एंड कीर्ति सेनन की है। भेड़िया रिव्यूज अच्छे आए हैं, पिकअप भी अच्छा है, तो वही जाने का इरादा है। तो मुझे लगा ही था एक्चुअली, अग्रवाल साहब ना कभी कोई मूवी मिस नहीं करते। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मतलब मार्केट में जो भी हुआ हो उस वीकेंड की मूवी तो निपटा ही लेते हैं। मेरे भी कुछ 1-2 फ्रेंड सर्कल है। इनफैक्ट हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है आज तक, तो उसमें वो बहुत मूवीज, मैं काफ़ी कम जाता था, तो एक बड़ा ग्रुप था, तो उन्होंने एक सेपरेट ग्रुप बना लिया उसी ग्रुप के नाम से। उसमें एक मूवीज ऐड कर दिया कि उसमें जो 4-5 लोग हैं वो हर मूवी जाते हैं। हाँ। मेरी वाइफ भी है उसमें। वो मतलब उनको हर मूवी देखनी है, जो मूवी रिलीज होगी उस वीकेंड पे देखनी है उनको। तो उसमें आपको फिर जबरदस्ती ले जाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं आपने लास्ट कंतारा देखने का प्लान बनाया था? कंतारा तो मैं देख चुका था, मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन ये दृश्यम 2 बहुत अच्छी थी। हालांकि मैं मलयालम वर्जन देख चुका था, फ्रेम बाय फ्रेम सेम मूवी बना दी उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी अच्छी लगी। मतलब कहानी तो अच्छी थी ऑब्वियसली, तो इसके लिए अच्छी लगी वो। ओके, तो आपने देखी दृश्यम? नहीं, दृश्यम 2 मैंने नहीं देखी। अब मैं सोच रही हूँ दृश्यम 2 देख ली जाए। 1 देखी हुई है। 1 अच्छी थी। 1 पर मैंने टीवी पे ही देखी थी। लेकिन अवतार भी आ गई, उसके लिए मैं देख रही थी कि बुकिंग्स खुल गई है, तो वो ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगेगी। मैं सोच रही वो जाऊं कि दृश्यम जाऊं। दृश्यम देख लीजिए, पहले दृश्यम देख लीजिए। पहले दृश्यम निपटा लीजिए पहले, वो बहुत अच्छी। अभी अनुज ने कहा ना कि
कि मेरी वाइफ है उस ग्रुप में, क्योंकि अनुज की वाइफ मूवी देखती है। मेरे यहाँ उल्टा हिसाब किताब है। अभी जब लास्ट वीक हम दृश्यम की बात कर रहे थे तो मैंने घर में अपनी वाइफ से पूछा, मैंने कहा दृश्यम 2 आगे देखनी है क्या? तो उन्होंने पलट के बोला वो आरुषि मर्डर वाली। मैंने कहा ठीक है फिर कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। तो वो बात ही खत्म हो गई। एवाटार तो 16 दिसंबर को रिलीज होगी, बहुत टाइम तो अच्छा, क्योंकि इतना वो सोशल मीडिया पर मुझे किसी ने पूछा मैं टिकट्स बुक कर लूं, उसका बिल्डअप चल रहा है। टिकट्स ओपन हो गई हैं कई जगह पर, बुकिंग ओपन हो गई है, लेकिन वो दिसंबर में आ रही है इस मूवी। वही तो मुझे ये नहीं पता था कि कब आ रही है। मुझे मेरे दोस्तों ने पूछा हम टिकट्स बुक करें, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ ये कल के लिए प्लान बन रहा होगा। तो गड़बड़ होगी, फिर कुछ और प्लान करना पड़ेगा। गाबा साहब बताइए, आप तो मूवी प्रीमियर्स के लिए जाते हैं, इस वीकेंड कुछ खास तैयारी की है? अभी तो इनवाइट नहीं है, वो जब मिल जाता है इनवाइट तो जरूर जाता हूँ। नॉर्मली यस चला जाता हूँ, लेकिन इनवाइट नहीं, इस बार कुछ रिलीज नहीं होगी या तो आप अपने आप से भी नहीं जाते क्या? नहीं, मैं नहीं, 100% में 100%। अच्छा, मानस ने वैसे हमें प्रॉमिस किया था वो DDLJ का शो देखने वाले थे। मानस वो प्लान बन पाया था फिर उस दिन? नहीं, प्लान बन गया था, टिकट्स भी हो गए थे, लेकिन फिर एंड टाइम पे मेरे एक बहुत ही पुराने मित्र आ गए लखनऊ, तो फिर मैं उनसे नहीं मिलने चला गया और वो प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन उसकी टिकट बुकिंग हो गई थी तो बड़ा रिग्रेट हुआ कि जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत बहुत सालों बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। चलिए सतपुत्र जी थोड़ा शायद लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं इस चर्चा में। क्यों सतपुत्र जी, गलत कहा क्या मैंने? गुड आफ्टरनून जी। नहीं, गलत नहीं है। फ्राइडे है तो मूवी का कुछ ना कुछ तो प्लान बनता है। वो जो मूवी की जो बात हो रही थी, वो मूवी का नाम मेरे जहन से निकल गया, लेकिन मेरी बेटी अभी कुछ देर पहले ही मुझे पूछ रही थी, पापा रात को मूवी जाना है क्या? तो मैंने वही कहा, आप डिसाइड कर लो, मुझे बता दो। चलिए बताइए, ट्रेड क्या ले रहे हैं इस समय? अनुज जी देखिए, नजर है ऑटो स्टॉक्स पे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कॉशियस अप्रोच है, लेकिन उतना पेन मुझे लगता नहीं है। सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग ओनली। टाटा मोटर्स मुझे बहुत बढ़िया लगता है। टाटा मोटर्स इनफैक्ट अगर अनुज जी आप डीवीआर देखें, इट इज अप बाय 7.5%, वेयर टाटा मोटर्स इज अप बाय 2.5%। तो यहाँ पे जगह बन रही है, डीवीआर में तो बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। सो टाटा मोटर्स आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग। 437 पे ये ट्रेड हो रहा है फ्यूचर में, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 7 रुपीज। अकॉर्डिंग टू चार्ट इसका टारगेट बनता है 455 से 460, तो आप कह सकते हैं कि अब मैं इसे स्लाइटली पोजिशनल लॉन्ग कर रहा हूँ। और डिस्क्लोजर भी यह है कि क्लाइंट का पोजीशन इसमें हो सकता है, क्योंकि ये कॉल ऑलरेडी क्लाइंट के साथ शेयर किया हुआ है। तो टाटा मोटर्स में 455 से 460 के लिए एक मौका साफ तेजी का। इनफैक्ट आज ऑटो कंपनियों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। टाटा मोटर्स अगर आप देखेंगे, निफ्टी का टॉप गेनर आ खड़ा हुआ है, 2.5% तक के गेन। सो यहाँ पर पोजीशंस अच्छी खासी ऐड होती दिखाई दे रही हैं। फिर इसके नीचे हीरो मोटो कॉर्प है जो करीब 1.25% ऊपर है। मारुति में भी आज अच्छा खासा इंटरेस्ट। इनफैक्ट मारुति के मैनेजमेंट से कुछ देर पहले दीपाली बात भी कर रही थी और आगे का लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग है। और एक गाड़ी जिसका हम सब खूब चर्चा कर रहे थे, मारुति की जिम्नी कब लॉन्च होगी, तो वीरू उससे थोड़ा सा पर्दा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो जिम्नी को ये लेकर आएंगे ऑटो शो में, एंड नेक्स्ट अप्रैल 23 शायद कंपनी का इरादा है जिम्नी के साथ साथ एक और कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने का। तो वो दरअसल अपने इस पोर्टफोलियो को मजबूत करने की स्ट्रैटेजी में ये जिम्नी तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले में आता हुआ दिखाई देगा। और वो स्टॉक अभी से थोड़ा सा एक्टिव होता हुआ, क्या इस पर 12,000 का किसी का टारगेट था ना, आई डोंट रिमेंबर व्हिच ब्रोकरेज, लेकिन 12,000 मुझे याद है टारगेट। हाँ, 5 डिजिट टारगेट्स आने शुरू हुए थे। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी इस महीने में हर्षदा, बहुत क्वाइटली काफ़ी मैसिव करेक्शन आया आयशर मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जी हाँ, जो कि ऑटो सेक्टर के लीडर्स थे। ज़बरदस्त करेक्शन आया उसमें। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये रीज़न क्या है। ये क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मार्केट में, वो सेक्टर रोटेशन हुआ है, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन है। और ये जबकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे, इनमें करेक्शन मारुति इतना नहीं गिरा फिर भी, लेकिन आयशर और एम&एम गिरे। तो मेरे को लग रहा है ऑटो में थोड़ा सा एक सेक्टर रोटेशन हुआ है, जहाँ पर थोड़ा पैसा आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर, एम&एम, ये सब मेरे ख्याल से प्राइस वाइज शायद वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगे हो गए थे। तो यहाँ से थोड़ा पैसा निकलकर शायद थोड़ा मारुति, थोड़ा हीरो मोटोकॉर्प शायद इन स्टॉक्स में गया है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो इस महीने। अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो क्लियरली विजिबल है, कुछ दिख रहा है। वीरू आपको जोड़ रहे हैं? मैं एग्जैक्टली आपने जिमी की बात की हर्षदा कि 2023 में लॉन्च होगी। मैं 2020 एक्सपो, आई मीन जस्ट बिफोर कोविड मैं गया था ऑटो एक्सपो में 2020 में। वहाँ जिमी मैंने देखी थी, गाड़ी मेरे को अच्छी भी लगी।
बट आई थिंक उसका लॉन्च बहुत डिले हो गया। तो आपको लगता नहीं? आई मीन महिंद्रा ने थार के थ्रू इस सेगमेंट में कितना मार्केट कैप्चर कर लिया, ऑल्दो देयर इज नॉट स्ट्रेट अवे कंपैरिजन बिटवीन थार और आई थिंक जिमी, बट वो बहुत मार्केट कैप्चर कर लिया था। आपको लगता नहीं है राजेश अग्रवाल जी, मारुति का जिमी का लॉन्च थोड़ा जो डिफर्ड हुआ है, काफ़ी जो एज मिल सकता था इस सेगमेंट में उनको, ऑल्दो गाड़ियों का साइज सीसी कोई कंपैरिजन नहीं है, बट स्टिल दोनों का कहीं ना कहीं जो बायर था वो सिमिलर था। ये डिले हो गया थोड़ा सा, आप मानते हैं इसका एडवांटेज मारुति ले पाएगा? जी बिल्कुल डिले हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मारुति जिसकी रीच इतनी ज़्यादा है, ब्रांड वैल्यू जो है, मुझे लगता है कि पैसेंजर कार व्हीकल सेगमेंट में जो उनकी बढ़त है ऑलमोस्ट 50% से ऊपर का मार्केट शेयर है। तो जो फर्स्ट टाइम बायर है या जो नए बायर है उसकी पहली चॉइस मारुति ही रहती है। तो एक बार ट्राई तो बिल्कुल करेंगे, देखते हैं किस तरीके से आंकड़े निकल कर आते हैं, बट एक्साइटमेंट तो बिल्कुल बनी हुई है। नहीं, फोटोज बहुत अच्छी लग रही हैं वीरू, और थार के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप बुक कराएंगे आज, आपको मिलेगी 1 साल के बाद। तो आई थिंक जिम्नी के साथ भी वही होगा। जिम्नी के साथ भी होगा, वो जिम्नी के साथ भी होगा। देखिए ये सेगमेंट होगा, ये अनुज वो होगा, वो भी जिम्नी होगा वो भी, लेकिन अच्छा एक चीज़ है, जिम्नी 5 डोर है मेरे ख्याल से, थार मेरे ख्याल से थार नहीं है 5 डोर शायद। आई डोंट थिंक 5 डोर है। हाँ थार 4 डोर है। 4 डोर है। और ठीक है, लेकिन थार, बट थार मुझे लगता है इन्होंने रूबिकॉन को कॉपी करने की कोशिश की। अच्छा, अब उसका एक छोटू मिनिएचर वर्जन। नहीं लेकिन कार बहुत ज़बरदस्त लग रही है मुझे दोनों, इनफैक्ट थार और ये दोनों मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं गाड़ी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सब होने के लिए फिर आपके पास एक मतलब विला होना चाहिए, जैसे मतलब उसमें रखी हुई गाड़ी, ये सिटी गाड़ी नहीं है ये, मतलब इसमें अनुज मैं सिटी में भी चला लूं, इन गाड़ियों को चलाने के लिए आपको ट्रैफिक फ्री रोड्स की जरूरत है। सामने रोड ही बंद है हमारे लिए, मतलब 6 महीने बंद रही थी, फिर खुली, और 2 महीने के बाद फिर बंद है 6 महीने के लिए। तो वही दिक्कत है। ये गाबा साहब के साथ फिर जाना पड़ेगा, इनका ये जो हर वीकेंड प्लान बन जाता है दोस्तों का। अच्छा गाबा साहब, लॉन्ग ड्राइव लास्ट कब की थी आपने? वो ले वाली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 7 आवर्स की ड्राइव थी ऑन वन वे, जो गुजरात में है। अच्छा, आप अपने बेटे को गाड़ी चलाने देते हैं कि आप ही ले जाते हैं? एक्चुअली मैं उससे ले लेता हूँ, गाड़ी उसकी है, मेरी नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही थी कि उस बेचारे को गाड़ी चलाने का मौका मिलता है कि नहीं। अच्छा, मारुति, टाटा मोटर्स, ऑप्शंस कई सारे हैं आज। मारुति पर आपका व्यू क्या बन रहा है गावा साहब? कोई ट्रेड लेंगे क्या 9000 के करीब? देखिए, मैं मारुति, टाटा मोटर्स में तो ट्रेड बनता है, मारुति में एग्रेसिव ट्रेड बनता है। वो ट्रेड था कल या परसों लेते तो बहुत अच्छा था, और राइट एट द बॉटम। अब भी ट्रेड बनता है, लेकिन 9100 यस पॉसिबल है मारुति में, यस कहूंगा। लेकिन आज दोनों में से टाटा मोटर्स में एक बेहतर मोमेंटम है। टाटा मोटर्स में ऑफ कोर्स एक बेहतर मोमेंटम, इसीलिए राजेश सातपुते के रेडार पर भी ये फिलहाल स्टॉक आता हुआ, तो वहां पर एक बाय आइडिया साफ देखने को मिल रहा है। एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर देखिए मोमेंटम अच्छा खासा है। और बैंकों का जिक्र हम कर रहे थे, देखिए बैंक निफ्टी अचानक फिर डिप होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर पहले मेरी तो उम्मीद थी, सिर्फ 35 पॉइंट की गिरावट रह गई थी कि रिकवरी आएगी, लेकिन नीचे खींचा है निफ्टी बैंक को ट्रेडर्स ने। 160 अंकों का नुकसान अब निफ्टी बैंक में साफ देखने को मिला है। और निफ्टी भी अगर आप ध्यान दें, ये 18,500 पर टिक नहीं पाया है, तो वहां पर प्रेशर क्लियरली आता हुआ। अब सेल ऑफ कहां बढ़ रहा है? एक तो निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स में आईसीआईसीआई बैंक सबसे आगे होगा नीचे खींचने में। आज एचडीएफसी, कोटक और एचडीएफसी में भी मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुछ प्रेशर पॉइंट्स है निजी बैंकों में। ये शायद वो सेक्टोरली जहां पर मुनाफा बना है वहां पर बुक हो रहा है, और दूसरे स्टॉक्स में शिफ्ट होने के क्या साइंस देखने को मिल रहे हैं? मानस, आप कैसे पढ़ेंगे ये मूव? पहले तो निफ्टी बैंक का 150 पॉइंट अचानक टूटना, और आईसीआईसीआई, एचडीएफसी में हल्की हल्की मुनाफा वसूली शुरू होना। बैंक निफ्टी आज अंडर परफॉर्म कर रहा है। 43,300 के लेवल्स को टच करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन घबराहट कहीं से नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई निगेटिव पैटर्न बन रहे हैं, या तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए इस टाइम, क्योंकि जो अंडरटोन है वो बैंकिंग स्टॉक्स का बहुत ही बुलिश बना हुआ है। और मेरा समझना है कि ये करेक्शन जो है एक वेलकम करेक्शन है, जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी के टारगेट की बात करें तो मेरा अभी भी मानना है कि करीब 44,000, 44,100 तक के स्तर आपको देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में आने वाले 1 से 2 हफ्ते में। तो इस करेक्शन पे खरीदारी करने की ही राय रहेगी। अगर आपको एक स्टॉप लॉस रखना है तो वो स्टॉप लॉस 42,600 का रहेगा। आई थिंक वो एक सेफ स्टॉप लॉस है। 42,600 का स्टॉप लॉस रखिए, इस गिरावट पे खरीदारी करिए।
पहला टारगेट 43,400 के आसपास का रहेगा और उसके बाद तो आपको शायद 44,000 के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। जी, तो बैंक निफ्टी आप देखें आपकी स्क्रीन पे 42,929 डे लो की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। चलिए कुछ ऐसे बजिंग स्पेस और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। और आपको याद होगा सुबह भी इनफैक्ट मैं और अनुज हॉस्पिटल स्टॉक्स से बात कर रहे थे। अपोलो हॉस्पिटल्स ने पिछले 3 दिन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। इसी स्पेस की एक ग्लोबल हेल्थ लिस्टिंग काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया। मयूरेश जी की अगर आप देखिए सुबह सुबह एक कॉल थी हेल्थ केयर ग्लोबल, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। और एक बार आप मैक्स हेल्थ केयर लेके आइए, स्टॉक 430 पे ट्रेड कर रहा है और अभी करीब करीब इसी मंथ 2 तारीख को नहीं, इनफैक्ट 11 नवंबर को इसने अपना ऑल टाइम हाई छुआ 480 का। गजब का मूव था। और आपको याद भी होगा मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूँ तो अगस्त में एक इसमें KKR का एग्जिट भी था, लेकिन बहुत स्मूथली अगर आप देखें वो डील थ्रू हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। हमारे साथ इसी परिप्रेक्ष्य में इस वक्त बिजनेस एग्जैक्टली आउटलुक पे बातचीत करने के लिए मैक्स हेल्थ केयर के CMD मिस्टर डॉक्टर अभय सोनी मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आपका ये सेकेंड क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग निकला था, इन पर नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। दरअसल हम बात ये करना चाह रहे थे कि इस स्पेस में चल क्या रहा है इस वक्त, क्योंकि आई थिंक पोस्ट पेंडेमिक ये Q2 ऐसा था कि एक पेंडेमिक फ्री था। एग्जैक्टली कौन कौन से वर्टिकल्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और स्पेशली सर मैं जब मैक्स के बारे में पढ़ रहा था तो मैक्स लैब्स और साथ ही साथ मैक्स होम केयर ये कैसा कर रहे हैं इस वक्त, थोड़ा बताइए। देखिए पहले तो Q1 में भी कोविड बहुत कम था, 1% से कम कोविड था Q1 में। Q2 में भी 1% से कम कोविड रहा, लेकिन Q2 नॉर्मली थोड़ा स्ट्रॉन्गर क्वार्टर रहता है, क्योंकि जो सीजनल डिजीज हैं, जो वाटर बॉर्न और इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, जैसे डेंगू होता है, वो उसकी चिकित्सा बढ़ती है इस क्वार्टर में। और जब भी आप देखते हैं कि पहले भी, कोविड से पहले भी और अब भी इस क्वार्टर में सभी हॉस्पिटल्स के ऑक्यूपेंसी थोड़ी हाई रहती है। हालांकि ये ऑक्यूपेंसी हाई रहती है एक तरफ, लेकिन इसका जो आरपॉब है, क्योंकि ये सर्जरीज नहीं है, ये प्रोसीजर्स नहीं है, इसमें जो स्टे होता है वो थोड़ा छोटा होता है, और क्योंकि सिर्फ मेडिसिन की कंजम्पशन होती है ज्यादा, या रूम में ही चिकित्सा होती है, तो इसका आरपॉब फ्लैट या कम रहता है। तो इसका डाउनवर्ड प्रेशर रहता है आरपॉब में, लेकिन अपवर्ड प्रेशर रहता है ऑक्यूपेंसी में। लेकिन इसके कॉम्बिनेशन से भी अगर देखिए तो थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो ये इसको बेहतर चारों क्वार्टर में अगर देखें तो ये थोड़ा बेहतर क्वार्टर माना जाता है। Q2 और Q4 बेटर क्वार्टर्स रहते हैं साल के। तो ये हमने देखा, ये नतीजा देखा हमने Q2 में भी। लेकिन प्री कोविड के बराबर हम ये देख रहे हैं कि ये अवेयरनेस ये जो अवेयरनेस है अपनी हेल्थ की, लोगों की बढ़ी है, और इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन भी बढ़ी है। तो ये सेगमेंट हम लोगों के लिए 25 से 27% केगर पे ग्रो कर रहा है। और इसकी होते हुए हमने देखा है कि जो हायर एंड प्रोसीजर्स हैं, जिसके लिए लोग पहले शॉप करते थे, छोटे हॉस्पिटल नर्सिंग होम में भी जाते थे, लेकिन क्योंकि प्रीमियम उतना ही रहता है, इंश्योरेंस पेशेंट ज्यादातर बड़ी चेन्स और बड़ी हॉस्पिटल्स की तरफ आती है, और ये हमने ट्रेंड देखा है। तो ओवरऑल इसका एक प्लेन चेंज हुआ है कोविड के प्री कोविड लेवल्स के कंपैरिजन में। जहां तक मैक्स एट होम और मैक्स लैब का सवाल रहता है, तो हमने ये देखा है ये बिजनेस कोविड में और भी बढ़ा, क्योंकि लोग जहाँ पे ज्यादा लोग संगठित होते हैं, जैसे मॉल्स हो या हॉस्पिटल्स हो, वहां पे जाना नहीं पसंद कर रहे थे। तो ये जो बिजनेस हम बड़े सालों से कर रहे हैं, लेकिन कोविड के समय ये बढ़ा, क्योंकि लोगों ने प्रेफर किया कि उनके डोर स्टेप पे आके चिकित्सा हो, और यही ट्रेंड हम देख रहे हैं चलता हुआ। लेकिन जो होम केयर बिजनेस है वो इंश्योरेंस कवर नहीं करती, सो ज्यादातर तो ये अर्बन बिजनेस ही है, और क्योंकि हम ज्यादातर अर्बन सेंट्रिक चेन्स हैं, इसमें हमने बहुत ग्रोथ देखी है, 25 से 60% ईयर ऑन ईयर मैक्स एट होम और मैक्स लैब की ग्रोथ देखी है हमने। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ऑन ग्रोथ बड़ा ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस रहा है। हालांकि अभी ये सिर्फ 2% ऑफ रेवेन्यूज है हमारा होम केयर, और 2% ऑफ रेवेन्यू है लैब बिजनेस,
लेकिन जहां तक होम केयर का सवाल है, ऑल्दो ये सिर्फ 2% रेवेन्यू है, ये फिर भी इंडिया का सबसे बड़ा और शायद सिर्फ एक ही ऐसा होम केयर बिजनेस है जो प्रॉफिट मेकिंग है। इसके मिड टीन प्रॉफिटेबिलिटी है और इसकी ग्रोथ बड़ी स्ट्रांग है। मिस्टर सॉय, ये कमिंग बैक टू द कोर बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर होम केयर और लैब बिजनेस में आपने कहा आप नेसेंट स्टेजेस में हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। आपके हॉस्पिटल कारोबार में हम देख रहे थे ऑक्यूपेंसी लेवल्स 78% एट द एंड ऑफ Q2। यहाँ से और इम्प्रूव होने के क्या आसार दिख रहे हैं बाय Q4? और इंटरनेशनल पेशेंट्स का फुटफॉल कितना ज्यादा बढ़ गया है, वो कितना ड्राइव करेगा नंबर्स को अब? देखिए, जहां तक इंटरनेशनल पेशेंट्स का सवाल है, वो हम 120% प्री कोविड लेवल्स का रिकवर कर चुके हैं। सो जितना हम प्री कोविड टाइम पे करते थे उससे ज्यादा कर रहे हैं। और ये भी देखने की बात है कि हमारा जो मेन एक कारोबार इंटरनेशनल बिजनेस का आता था, वो आता था अफगानिस्तान से। वहां अभी एम्बेसी को वीजा नहीं दे रही है। हमारा 12% इंटरनेशनल बिजनेस अफगानिस्तान से आता था, वो जो अभी शून्य हुआ है। और जैसे जैसे यहाँ पे खुलेगा अफगानिस्तान, तो आप देखेंगे ये इस बिजनेस में और भी वृद्धि होगी। लेकिन इसके अलावा अगर देखिए तो प्री कोविड लेवल्स हमारी ऑक्यूपेंसी कुछ 72-73% पे चलती थी, और Q1 में ये 75% थी। 78% ऑक्यूपेंसी रही ये Q2 में। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा, ये डेंगू सीजनल वायरसेस होते हैं, तो इससे थोड़ी ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, तो उसमें 2-3% की वृद्धि होती है ऑक्यूपेंसी में। लेकिन आपका जो सवाल कि किस कैपेसिटीज पे हॉस्पिटल चल सकते हैं, तो कई हमारे हॉस्पिटल हैं वो 90% भी चल रहे हैं। 85 से ऊपर तो काफी हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो यहाँ तक तो आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन सस्टेनेबल बेसिस में विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पेशेंट सर्विसेज अगर देखें तो 80-81% तक से ज्यादा कंसोलिडेटेड लेवल पे थ्रू आउट द ईयर हॉस्पिटल्स इससे ज्यादा करें तो थोड़ा मेरे ख्याल पेशेंट सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज रहती हैं। तो यही लेवल पे हम कर रहे हैं, और अगले 3-4 साल में जब भी नीड ज्यादा है हमारी बेड्स की, हम वो बेड्स भी लगा रहे हैं। तो कुछ 3800 से 3000 बेड हम 3 या 4 साल में लगा रहे हैं, और ये सबके सब ब्राउनफील्ड्स हैं, ये एडजेसेंट हैं हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स के। ये 4000 करोड़ का खर्चा है जो हम कर रहे हैं ये हॉस्पिटल लगाने में। इसमें 10,000 और लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, क्योंकि इतनी जरूरत है हमको आगे और एम्प्लॉयमेंट की। और इसमें से कुछ 250 से 300 बेड फ्री भी हैं फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ओके, मैं सोई साहब अगर सिर्फ कंसंट्रेट करूं मेट्रोज में या फिर दिल्ली NCR में, इनफैक्ट साकेत और द्वारका की जो कैपेसिटी एडिशन है आपका, एंड स्पेशली साकेत, ये दोनों जो आपके लोकेशंस हैं, यहाँ का जो कैपेसिटी एडिशन है कब तक पूरा हो जाएगा? और अगर मैं पूछूं कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ 2023 आपकी दिल्ली NCR की स्ट्रेंथ कितनी होगी? NCR में इस आखिरी क्वार्टर में मेरे ख्याल जनवरी फरवरी तक 100 बेड हमारे और शालीमार बाग में है वो लग जाएंगे। और फर्स्ट क्वार्टर 24 मतलब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर के एंड में या बिगिनिंग ऑफ सेकंड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर हमारी द्वारका की कैपेसिटी एडिशन भी ऑनलाइन हो जानी चाहिए। जहां तक मैक्स साकेत का सवाल है, मैक्स साकेत 2025 का में वहां 350 बेड्स आएंगे, और मुंबई में हमारे 350 बेड आ रहे हैं 2025 में। इसके अलावा 200 बेड आएंगे मोहाली में भी, और फिर 2026 ऑनवर्ड्स और बेड्स की हम वृद्धि देख रहे हैं। पटपरगंज में है दिल्ली में हमारा हॉस्पिटल, वहां पे 450 बेड लग रहे हैं। गुड़गांव में 600 बेड का हॉस्पिटल लग रहा है। सो काफी कैपेसिटी एडिशन होगी 25-26 में भी। ओके, सो साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में जुड़े और नंबर्स पे, साथ ही साथ अगर आप देखें बिजनेस आउटलुक अगले 2 क्वार्टर्स के लिए आपने प्रेजेंट किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक द क्वार्टर। एक बार लेके आइए स्टॉक मैक्स हेल्थ केयर आपकी स्क्रीन पे, प्लस लेके आइए अपोलो, साथ ही साथ लेके आइए आप आपकी स्क्रीन पर फोर्टिस। राजेश अग्रवाल जी, बहुत संक्षेप में आपका प्रिफर्ड स्टॉक क्या रहेगा इस स्पेस में? जब स्विंग आ रहा है, पैसा बन रहा है, तो आप क्या लेकर चलेंगे इस वक्त? देखिए, पहला स्टॉक तो अपोलो हॉस्पिटल का रहेगा। मार्केट लीडर है, 10,000 के ऊपर बेड है, 70 सिटीज़ में ऑपरेशन कर रहे हैं, डेट रिड्यूस करने की कैवियत चला रहे हैं। और सेकंड रैंक में मैक्स हेल्थ केयर का ही रहेगा,
जिस तरीके की एक्सपेंशन ये दिल्ली एनसीआर वगैरह में कर रहे हैं और निकटवर्ती देशों में कर रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है यहाँ पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। ओवरऑल हॉस्पिटल सेक्टर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो क्या है कि एवरेज रूम पर ऑक्यूपाइड बेड बढ़ते जा रहे हैं, दूसरे लोगों का रुझान मेडिक्लेम वगैरह के कारण से ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर की तरफ बढ़ता जा रहा है, और तीसरे मेडिकल टूरिज्म जो कि निकटवर्ती देश जैसे बांग्लादेश वगैरह से रोगी आते थे यहाँ पे इलाज कराने के लिए, उनकी आवक ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल तक आ चुकी है। तो मुझे लगता है ये कुछ फैक्टर्स है जो सहायता करेंगे इस पूरे सेक्टर के मूवमेंट के लिए। फर्स्ट प्रेफरेंस अपोलो हॉस्पिटल रहेगा। मार्केट पर एक बार नज़र रखते हैं। अच्छा, आज थोड़ा सा एक इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन है। एक दो स्टॉक्स में इंडिया बुल्स हाउसिंग करीब 11.5%। फर्स्ट डे सीरीज़ का तो बैन में नहीं है ऑब्वियसली, वरना आधा टाइम ही बैन में बिताता है, तो अभी थोड़ा सा इसमें एक मूव है। आरबीएल बैंक में मूव है, बीएचईएल में मूव है, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, तो काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं जो अब ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। खैर आरबीएल तो अब अंडर परफॉर्मर रहा नहीं, पिछले 2-3 महीने में तो ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाई है इसने। वो जो जून में इसने डबल डिजिट का लो लगाया था 88-89, वहाँ से एक लगातार वन वे बाइंग इसमें 150 क्रॉस कर रहा है। लेकिन अब हमारी सेगमेंट क्या चल रहा है की बात करते हैं। इसमें पीबी फिनटेक, जिसमें कि करीब 24% की बाइंग हुई है रीसेंट लोज से, और फिनो पेमेंट बैंक, जहां पर भी हमने एक सर्किट देखा था। आशीष, क्या हो रहा है यहाँ पर? पता है, आपने इंडिया बुल्स हाउसिंग की बात करी तो क्या चल रहा है, मैं चल तो आज बाकी एनबीएफसीज ही रहे हैं, तो वो लिस्ट आएगी स्क्रीन पे, तो मैंने टटोलने की कोशिश करी थी चल क्या रहा है। कुछ रीजन समझ में नहीं आया कि सिर्फ ये सेक्टर आज सिंगल आउट हो गए, सारे के सारे स्टॉक स्क्रीन पर आएंगे गजब की मजबूती के साथ कामकाज। हालांकि एक सीआईआई का अपडेट आया हुआ है उसमें कि ऑलमोस्ट 30 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट डिमांड अगले 2 सालों में आएगी, और एनबीएफसीज के लिए बहुत जरूरी है कि फंडिंग के नियम जो हैं थोड़े से ईज ऑफ करे जाएं इस डिमांड को मीट अप करने के लिए। पर इसके बाद कोई फॉलोअप नहीं था, इसलिए मेंशन नहीं करी। मैं एनबीएफसीज का स्टॉक इसलिए बनवा के लाया था क्योंकि क्या चल रहा है, मैं आज ये एनबीएफसी जरूर अडा पे रखेगा। जहां तक पीबी फिनटेक की बात है, पॉलिसी बाजार बिल्कुल ठीक, आज भी अच्छे मूव्स दिखा रहा है, और पिछले 2 दिनों में ऑलमोस्ट 15% के आसपास का उछाल पॉलिसी बाजार के स्टॉक में आया हुआ है। कल दरअसल एक लार्ज ट्रेड हुआ था जिसमें WF एशियन स्मॉलर कंपनीज फंड ने बीएसई और एनएसई में तगड़ा चंक एक्वायर करा इस कंपनी का। दरअसल इस हेज फंड ने 1.5% स्टेक, ऑलमोस्ट 68 लाख शेयर्स खुले बाजार से खरीदे हैं, 271 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करा। अभी पॉलिसी बाजार को लेकर ऑफ लेट ब्रोकरेजेस आपने नोटिस करा होगा, टोन बदला है। मिसाल के तौर पे जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट कहती है, उसका हेडलाइन कहती है कि मार्केट ओवरली कॉशियस है इस इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर के बेलवेदर पे। आईएफएल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट कहती है एक इंश्योरटेक विद एन एज, और कुछ ही दिन पहले मेरे ख्याल से जब 400 से चलना शुरू हुआ है स्टॉक पीबी फिनटेक का, 400 के लेवल्स पे सीएलएसए की रिपोर्ट थी जो 600 के टारगेट्स दे रही थी, स्पेसिफिकली कह रही थी कई सारे मोड्स हैं इस बिजनेस में और 50% का अपसाइड उन्हें नजर आता है। ये अभी कुछ दिन पहले हमने सुबह के शो में कवर भी करा था। खैर, इस स्टॉक को लेकर कन्विक्शन स्ट्रीट का बदल धीरे धीरे इसलिए रहा है, एक ओवरहैंग था, वो 1 साल का लॉक इन खुला। अदरवाइज इस कंपनी के रिजल्ट्स अगर आपने नोटिस करा होगा, हम लोग ने चैनल पे मेंशन भी करा था, रेवेन्यूज डबल हुए हैं, लॉसेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनफैक्ट 105% आय में उछाल थी। एडजस्टेड इबिटा मार्जिन -25 वाले -9% पे पहुंच गए थे, और इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो तो इबिटा पॉजिटिव ऑलरेडी टर्न कर चुका था। स्ट्रीट में बस क्या है, ये कंपनी का इकलौता ऐसा मैनेजमेंट है रीसेंट लिस्टिंग्स में से जो कि आउटस्पोकन है अपने ब्रेक इवन को लेकर। वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं इस साल के फाइनेंशियल ईयर के Q4 तक ब्रेक इवन कर जाएंगे, जिसमें एग्जिस्टिंग बिजनेस पॉलिसी बाजार का ऑलरेडी ब्रेक इवन कर चुका है Q2 में ऑलरेडी जिसके नंबर्स आए थे, और जो पैसा बाजार है, जो नए बिजनेसेस यानी कि पैसा बाजार, वो कमिटमेंट है कि Q4 तक इन ग्रीन इबिटा ब्लैक में पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा, यानी कि इबिटा पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि Q2 में वो डिलीवर करके दिखा दिया उन्होंने उस बिजनेस में, और इबिटा बाकी इंप्रूव हो रहा है, स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ रहा है। इसमें एक और अपडेट है, रिसेंटली क्या कल परसों की बात है, जब रेगुलेटरी बॉडी इरडाई की अपडेट आई थी, उस इंश्योरेंस रेगुलेटर ने क्या कहा, उसने, आपको याद होगा हमने अब रिपोर्ट भी करा था हर्षदा ने, कमीशन कैप्स को रिमूव करा गया था और सब्ज्यूम कर दिया गया था एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट लिमिट्स में। दरअसल आसान शब्दों में जो एक्सपेंसेस चार्ज कर सकते हैं उसी में अब ये कमीशन चार्ज भी ऐड कर सकते हैं, तो एक अलग से सब कैप नहीं है कमीशन चार्जेस की, तो कंपनीज के पास लीवे आ गया है
कितना कमीशन किस प्रोडक्ट पे कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को डोल आउट करना है। वो लीवे भी इन कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। तो कई सारी पॉजिटिव, उस बीच एक बड़े हेज फंड की तगड़ी बाइंग, ये सब के चलते आप देख रहे हैं स्टॉक अपने लो से एक बढ़िया उछाल दिखाता हुआ। 400 वाला परसों क्लोज का आज 460 पे आके बैठा हुआ है। अच्छा, दूसरा भी आपने छेड़ दिया था तो उसकी बात भी कर देता हूं। फिनो पेमेंट्स बैंक, 2 दिन से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। 2 ट्रेडिंग सेशन, 35% का जंप, और आज थोड़ा सा करेक्टिव मोड में जाता हुआ, जबकि दोनों दिन अच्छी बाइंग हुई थी। क्यों करेक्शन में जा रहा है उस पर आता हूं, लेकिन ये स्टॉक 2 दिनों में 193 वाला 262 तक आया, 35% का अपसाइड मिला। और इन 2 दिन, परसों और कल, कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स ने एक दिन 13 लाख, उसके बाद कल 6 लाख के आसपास शेयर्स खरीदे। और कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स की पेरेंट कंपनी लिस्टेड है, कैप्री ग्लोबल कैपिटल। तो स्ट्रीट में एक बस था, चैटर था, जो हमने हाईलाइट भी करा था कि एक एनबीएफसी दूसरे फिनो पेमेंट बैंक में स्टेक एक्वायर कर रही है। कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं, मैनेजमेंट से भी बातचीत हुई थी फिनो पेमेंट्स बैंक, इसी प्लेटफॉर्म, इसी शो में। पर अब क्लैरिटी आती हुई कैप्री ग्लोबल की तरफ से। वो क्लैरिटी ये कहती है, मैनेजमेंट जो क्लैरिफिकेशन दिया है, कि एक तो हमारी लिस्टेड एंटिटी का स्टेक लेने से कोई लेना देना नहीं, दूसरा वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया है केवल ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए प्योरली करा गया है, और 1 साल के कम समय सीमा के लिए ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ था। तो अगर वो चैटर था किसी तरह के स्ट्रैटेजिक टाइप्स का, उसे तो सिरे से खारिज करा गया। इसीलिए 2 दिन की अच्छी बाइंग, इस तरह की बढ़िया फंड की बाइंग के बावजूद ये स्टॉक आज पस्त पड़ा हुआ आपको नजर आएगा। आशीष, शुक्रिया ये सब जानकारी रखने के लिए। राजेश अग्रवाल जी, ये दोनों स्टॉक्स पीबी फिनटेक और फिनो पेमेंट्स बैंक, कोई व्यू आपका यहाँ पर? देखिए, लंबी अवधि के लिए पीवी फिनटेक जो है वो हमें थोड़ा ठीक लग रहा है। कारण है, एक तो वैल्यूएशन ठीक ठाक हो गए हैं इतनी लंबी गिरावट के बाद, दूसरे बिजनेस मोमेंटम स्ट्रांग होता हुआ नज़र आया है, और आईआरडीए की रिपोर्ट जो कि अभी आशीष भी डिस्कस कर रहे थे, वो एक पॉजिटिव है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस तिमाही के जो नतीजे आए उसमें लॉस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, करीब 186 करोड़ आया था 204 करोड़ के सामने, और मैनेजमेंट ने ये कमेंट्री दी है कि FY 26-27 तक वो 1000 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठेंगे, जो कि एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक फिगर कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो ये न्यू एज कंपनीज थी, ये कस्टमर एक्विजिशंस में, बिजनेस बढ़ाने में इनका फोकस था, बॉटम लाइन पे था नहीं। बट अब एक चेंज ऑफ व्यू देखा जा रहा है कंपनियों के मैनेजमेंट्स में, जहां ये इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बॉटम लाइन को सुधारा जाए। तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत कहीं पर मैनेजमेंट व्यूज में चेंज आ रहा है, जिस कारण से बाजार हाथों हाथ ले रहा है और इस तरीका से यहाँ बढ़त नजर आ रही है। तो पीवी फिनटेक पे मैं समझता हूँ कि कोई को 500-525 के टारगेट के साथ यहाँ पे इस वक्त निवेश किया जा सकता है। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, ये रिस्की बेट्स है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम लाइन अभी भी नेगेटिव में है। तो जिनकी रिस्क कैपिटल अच्छी हो वही ले। पीबी इन्फोटेक आपकी स्क्रीन पे 458.50 पे डे हाई पे आके ट्रेड करता हुआ। मीनवेल हमारे साथ 2 मेहमान और इस पैनल में जुड़ चुके हैं, श्रीकांत चौहान और समित चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। अच्छा, उससे पहले एक अपडेट यहाँ दे दें कि 2 स्टॉक्स लेके आइए आप अपनी स्क्रीन पर प्लीज़। एक बार इन्फोसिस रखिएगा, इट्स नाउ 1633, ये डे हाई पे फ्लोट करता हुआ इस वक्त और अच्छा मूव देता हुआ 1633 पे। और एक बार आप लेके आइएगा टेक महिंद्रा। ये 2 ट्रेड्स हमने कल क्लोजिंग में मार्क किए थे। एक किया था मेरे ख्याल से एक मानस के साथ किया था इन्फोसिस, और अमित गुप्ता के साथ किया था टेक महिंद्रा। उस वक्त हमने टेक महिंद्रा की कॉल ली थी, इसकी 1080 की @32। डायरेक्टर साहब दोनों ही कॉल्स रखिएगा, मैं एक बार जरूर उस पर बात करना चाहूँगा। 32 पे ली थी टेक महिंद्रा की कॉल। प्रोस्पेक्टिव यही था, व्यू यही था कि इसमें इतनी फोर्स है कि जाके ये अपना 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बाइसेक्ट करेगा, और ये वो 32 की कॉल 42 हो गई है। और 1680 की कॉल नहीं, 1620 की कॉल ली थी हमने इन्फोसिस पे, वो ली थी करीब 42 के आसपास, वो भी मेरे ख्याल से डिहाई पर, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग श्रीकांत चौहान जी के पास चलते हैं। श्रीकांत, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीकांत, आपका कन्विक्शन कॉल क्या होगा इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखो, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छी एक्टिविटी देखने मिल रही है, और मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स में ही और यहाँ से एक्शन बनते हुए नजर आएगी। चूंकि मार्केट 18,500-600 के करीब है, मुझे लगता है मिड कैप आईटी पे अगर फोकस करते हैं तो और फायदेमंद हो सकता है। और वहां पे मुझे लगता है कि naukri.com, इन्फो एज, यहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि अच्छा ट्रेड बन सकता है।
करंट लेवल से 3950 के करीब इन्फो एज को लॉन्ग करके चले और यहाँ पे हम टारगेट्स रखेंगे तकरीबन 4050 से लेकर 4100 के और स्टॉप लॉस रखेंगे 3900 रुपए का। तो नौकरी यानी कि infoedge.com को लॉन्ग करके चल सकते हैं। सारी की सारी न्यू एज ये जो प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं और जो आईटी कंपनियां हैं इनमें एक बॉटम बन चुका है। ये हम कल भी एड्रेस किया था इसको, आज भी देखिए एक बार निफ्टी आईटी एक बार इंटरडे लेकर आई है और वो अब एक तरीके का एक मतलब थोड़ा सा एक ऐसे कहेंगे कि अनफॉर्चुनेट है कि अभी ये इंडेक्स सस्ता अवेलेबल नहीं है एफ में ट्रेड करने के लिए, वरना पिछले 2 दिन में क्या ज़बरदस्त इस इंडेक्स ने आपको ट्रेड दिए होते ये। और अब ये वो एक इंडेक्स है जो गो टू पॉकेट है। इनफैक्ट अब ये ट्रेड कर रहा है अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर। 30,300 का वो 200 डे मूविंग एवरेज था। सुबह एक बार उसने टेस्ट किया, वहाँ से फिसला, दूसरी बार आया है और अब ये इसको क्रॉस कर रहा है। अब ये यहाँ से रेडी है एक 10-15% की आपको रैली और दिखाने के लिए निफ्टी आईटी यहाँ से। और आगे जाते हुए कुछ टाइम में आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन निफ्टी आईटी आपको इसी तरीके का ट्रैक्शन दिखाएगा जो आपको कल भी देखने को मिला था, आज भी आपको देखने को मिला। लगातार दूसरे दिन निफ्टी आईटी में इसी तरीके का ट्रेंड आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इस समय ये एक मैक्रो मूव है मार्केट में, जो इन्फ्लेशन डेटा और जो फेड के मिनट्स आए हैं उनको कंबाइन करके मार्केट मान के चल रही है। कल भी यूएस बॉन्ड यील्ड 3.67% पर थी, तो एक पीक इंटरेस्ट रेट जो है उसको मार्केट एज्यूम कर रहा है। उसमें अगर आप 70-75 बेसिस पॉइंट ऐड कर दें कि यूएस में कि एक 50 बेसिस पॉइंट और एक 25 बेसिस पॉइंट एंड दैट्स इट, उसके बाद यूएस में रेट बढ़ना बंद। उसके बाद अगर रेट गिरना शुरू हुए तो एक सबसे बड़ा रेट सेंसिटिव सेक्टर जो है यूएस रेट से वो है इंडियन आईटी सेक्टर। और इसीलिए आपने वो नैस्डैक में भी वो मूव देखा है, इंडियन आईटी में भी आप वो मूव देख रहे हैं। एक खबर अदानी पर आ रही है, एफपीओ रेज से 20,000 करोड़ के करीब वो रेज करेंगे, ये एक्सपेक्टेड था। देखना किस प्राइस पर ये रेज होता है, उसके बाद ये भी एक स्टॉक है जो हमारी नज़र पर रहेगा। लेकिन थोड़ा बैंकों ने शायद इनको कहा है कि अपना थोड़ा लेवरेज कम करिए, बहुत डेट हो गया आपका, और अब थोड़ा इक्विटी से पैसा रेज करिए। अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन मानस के थ्रू। मानस बताइए। अनुज जी, एबी कैपिटल पे ध्यान देना चाहिए। एबी कैपिटल ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। मेरे ख्याल से भी कुछ दिन पहले हमने करेक्शन देखा था, 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, वी शेप रिकवरी देखने को मिली और पिछला हाई जो कि 133 रुपए के आसपास था, एबी कैपिटल ने उसको ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि अब शायद आपको यहाँ पर 145 तक के भाव देखने को मिलेंगे, तो इसका ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। 135 वाला कॉल ऑप्शन जो कि 5 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 3 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के करीब 12 रुपए के टारगेट से करिए। ओके, तो ये सस्ता ऑप्शन एबी कैपिटल में आता हुआ 135 का कॉल लेकर चले, 5-5.5 के आसपास है, 12 तक जाने की संभावना यहां पर बन रही है एबी कैपिटल पर। इनफैक्ट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में कई और जानकार तेजी का कॉल भी दे रहे थे। अच्छा, इस बीच टाटा मोटर्स के लिए डेवलपमेंट आता हुआ कंपनी की तरफ से कि मार्च तक ब्रिटेन में प्रोडक्शन कम करने वाले हैं। ये जैगुआर लैंड रोवर का दरअसल प्रोडक्शन कम होता हुआ दिखाई देगा। ये फिलहाल आपके लिए एक बड़ा अपडेट है टाटा मोटर्स की तरफ से। वैसे भी हमने देखा था जेएलआर को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ रही थी। जेएलआर के सीईओ ने रिजाइन किया, एक नए यहाँ पर सीईओ के आने में थोड़ा सा समय लगेगा, एक इंटरिम सीईओ घोषित किया गया है। साथ ही साथ पिछली बारी भी जेएलआर की बिक्री में ज्यादा कुछ पिकअप नहीं देखने को मिला था और इस समय जेएलआर के प्रोडक्शन को कम करने का दरअसल इरादा कंपनी ने जताया है। ये फिलहाल एक अपडेट। टाटा मोटर्स इस बीच करीब 2% ऊपर और डीवीआर में 9% तक की तेजी देखने को मिली थी। प्रोडक्शन कम करना, राजेश अग्रवाल, वैसे प्लेन वनीला अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छा संकेत तो है नहीं कंपनी के लिए, अनलेस यहाँ पर कुछ और जुड़ा हुआ हो कि एनर्जी क्राइसिस है इसीलिए हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, ये जो लीवे चाहते थे वहां पर सरकार से वो नहीं मिल पा रहा है, हेंस ये प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। वो डिटेल्स आना अभी बाकी है, लेकिन मार्च तक प्रोडक्शन कम करने की दरअसल अपडेट वायर्स पर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये खबर अच्छी नहीं है मैं कहूँगा। हालांकि स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट दिख रही है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि खबर अच्छी नहीं है। नंबर्स पिछले बार भी उतने अच्छे आए नहीं थे और आगे आने वाले दिनों में अगर ऐसा कंटिन्यू होता है तो ये इफेक्ट डालेगा। इसलिए हम इस पूरे क्षेत्र में हम समझते हैं कि मारुति या बजाज ऑटो 2 ही ऐसे स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं और वहीं पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। मारुति में जो नए लॉन्चेस की अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, वहाँ से एक बड़ी अपमूव आने की संभावना है। दूसरे अगर आप देखो तो 50% से ऊपर का पैसेंजर व्हीकल का उनका मार्केट शेयर है, जो कि अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव है। इवन बजाज ऑटो में अगर आप देखें तो जो नंबर्स आए
हैं, वो बावजूद इसके कि रॉ मटेरियल्स के या सेमीकंडक्टर के चिप्स के शॉर्टेज थी पिछले 2 तिमाहियों में, उसके बावजूद अच्छे आए। और अब जबकि रॉ मटेरियल्स के दाम, स्टील वगैरह के दाम भी थोड़े कट हो रहे हैं या इवन सेमीकंडक्टर की जो दिक्कतें हैं वो पीछे छूटती जा रही हैं, तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि इस वक्त अगर ध्यान देने आ गए तो 2 व्हीलर में आपको बजाज ऑटो और 4 व्हीलर में मारुति पे ध्यान देना चाहिए। तो मारुति पर ध्यान दीजिए। टाटा मोटर्स के लिए इनफैक्ट नेगेटिव साबित हो सकता है। 2.5% ऊपर था शेयर, अब सिर्फ 1.5% ही रह गया है, तो ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आना शुरू हो चुकी है। वैसे आपका टारगेट 455 का था, लेकिन क्या 430 के आसपास ये जो हल्का प्रेशर बिल्ड हो रहा है, राजेश सातपुते, प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे? हर्षिता जी, देखिए हमने एक स्टॉप लॉस रखा था करीबन 427 के आसपास। मुझे लगता है वो स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है। चार्टिकली तो वैसा देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो है, न्यूज का इम्पैक्ट है, बट आई वुड लाइक टू होल्ड माय लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 427 टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। 427 अगर कटेगा तो जो व्यू है वो निगेट हो जाएगा। इन दैट केस वी विल पुट क्लोज आवर पोजीशन। 427 का स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे जाता है तो ऑफ कोर्स पोजीशन आपको खारिज ही करनी पड़ेगी। चलिए, सस्ता ऑप्शन हमने मानस की तरफ से सुना, वो एक ट्रेड आ गया है, लेकिन अगले ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे और गावा साहब तैयार है एफएनओ के सुपरस्टार के साथ। गावा साहब, तो के लिए जो मैं चुना है वो है बॉटम पिकिंग, वो है बाटा इंडिया। बस यही जगह अच्छा है अपमूव जाने के लिए। बहुत ही स्ट्रेच हो चुके ऑन द डाउन साइड, एक बाउंस की जरूरत है और शायद मिल जाएगा। ट्रेड कर रहा है 1707 बाटा, बेस बन चुका है। ऑन द अपसाइड टारगेट है 1725 टू 1740, 1-2 दिन लग सकते हैं उसके लिए। स्टॉप होगा 1700 बाटा। एक्चुअली 2-3 दिन पहले भी रेडार पर आया था, अच्छा खासा मूव दिखा रहा है ये स्टॉक पिछले 2-3 दिन में। राजेश जी, चार्ट का चमत्कार। महिंद्रा पे वीरेन ने भी उसका जिक्र किया। अच्छा, टेक महिंद्रा क्यों? अगर आप इसे चार्टिकली देखें तो इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट फल हुआ था और आज रादर ये कह सकते हैं कि ब्रेकआउट के एज पे खड़ा था। आज ये खुला अच्छा, इसने अपने नेकलाइन टेस्ट किया और उसके बाद ये चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होगा अकॉर्डिंग टू पैटर्न वो रहेगा 1140 का। 1140-1150 ये रेंज होगी, तो आपको ये लेके जाना है। सो इट्स अ बाय इन टेक महिंद्रा। आपका स्टॉप लॉस होगा 1070 के आसपास, और जैसे मैंने कहा 1040-1050 इस प्रोजेक्ट में आपका टारगेट सेट करें। सो बाय टेक महिंद्रा। ओके, टेक महिंद्रा 1082 अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। टेक महिंद्रा में कल ही फोर्स, अगर आप देखिए, कुछ इंडिकेटर्स डिक्लेयर कर रहे थे, बता रहे थे कि जनरेट होगी और वो हो चुकी है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे। अब एक काम करते हैं, लेते हैं मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल जी के सौजन्य से। राजेश जी, बताइए आपका मिड कैप फंडा क्या है आज का? देखिए, मिड कैप फंडा में जो हालिया की लिस्टिंग है इस हफ्ते की, आर्चियन केमिकल्स, उसके साथ जाना चाहूँगा। कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा है। गुजरात की केमिकल कंपनी है जहां एक्सपोर्ट में इनके बड़े बिजनेस है। 70% का रेवेन्यू करीब करीब एक्सपोर्ट से आता है। 18 ग्लोबल फर्म्स 13 देशों में फैले हुए, उसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट है। और अभी जो इन्होंने फंड रेज करी है वो डेट कम करने में काम आएगी, तो जिससे इनके इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत कम हो जाएंगे। और आगे आने वाले दिनों में ब्रोमाइन जो इनका एक प्रोडक्ट है उसके वैल्यू एडिशन में जा रहे हैं, जिससे मार्जिन्स में सुधार होते हुए नजर आएंगे। और इवन ब्रोमाइन में अगर आप देखो तो इस वक्त 42,000 मेट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी हो जाएगी कैपेक्स के बाद, जो कि इस वक्त 28,500 की है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मध्यम अवधि में हमारा अनुमान है कि स्टॉक मौजूदा स्तर से 20 से 25% की रिटर्न दे सकता है। अब एक काम करते हैं, इस शो को आगे बढ़ाते हैं और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा जुड़ गए हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून। और मैच देखा कल आपने ब्राजील वाला? देखा था अनुज, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक गोल ऑफ द टूर्नामेंट, जो उनका सेकंड गोल उन्होंने बनाया था, आई थिंक सो फार जब से वर्ल्ड कप चालू हुआ है, शायद द सेकंड गोल ऑफ ब्राजील वाज द गोल ऑफ द टूर्नामेंट। देखिए, मुझे क्यों पता है कि राहुल वो मैच देख रहे थे, क्योंकि मैं भी देख रहा था। वो आप मेंशन कर रहे थे सुबह में। अच्छा, क्योंकि मैच की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड जीत गया 7 विकेट से। वनडे क्रिकेट डेड हो चुका है हर्षता, और बाइलेटरल मैं कह रहा हूँ क्रिकेट को इतना पता नहीं क्या, मैं मतलब एडमिनिस्ट्रेटर को लेके अब मैं राहुल के साथ चर्चा शुरू करूंगा ना ये अगर क्रिकेट की, तो ये मेरे ख्याल से 4 बजे तक हम यही चर्चा करते रह जाएंगे। राहुल, कोई कमेंट देना चाहेंगे?
क्रिकेट पर। देखिए अनुज, काफी बेहतरीन इनिंग्स थी टॉम लेथम की। आई थिंक 104 बॉल में ऑलमोस्ट 145 रन बनाए। लग तो नहीं रहा था कि न्यूजीलैंड जीतेगा 1 घंटे पहले, लेकिन बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स थी। लेकिन जब वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा है, जैसे आपने सही तरीके से कहा, क्रिकेट पे थोड़ा व्यूअरशिप कम हो जाता है, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान खेल रहा था तो एक नजर थी। लेकिन बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स थी टॉम लेथम की। बहुत टफ लक दैट इंडिया लॉस्ट, बहुत ही रेयर इनिंग्स थी। लेकिन बिटवीन द टू द सेकंड गोल ऑफ ब्राजील वाज डेफिनेटली बेटर। ऑफ कोर्स, अनडाउटेडली। बिल्कुल, सेकंड गोल ऑफ ब्राजील, और इवन जो सऊदी अरेबिया में ने सेकंड गोल किया था वो भी जी बिल्कुल था, बिल्कुल, वो अर्जेंटीना के अगेंस्ट। चलिए राहुल, अब बात करते हैं फर्स्ट लव मार्केट। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस मार्केट को? ये वाली जो रैली है राहुल, बहुत नैरो रही है। आज थोड़ा सा मार्केट ब्रॉडन हो रही है, लेकिन इस पूरे महीने मिड कैप स्मॉल कैप्स में एक्सेप्ट फॉर सम पॉकेट्स कुछ खास किया नहीं। लोगों की कंप्लेन है कि मेरा पोर्टफोलियो 17,200 पर अटका हुआ है, आप ऑल टाइम हाई सेलिब्रेट कर रहे हैं निफ्टी पर। बिल्कुल अनुज, अगर आप पिछले 1 साल में देखें तो ऐसी आई थिंक 3 या 4 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी 18,300 और 500 के बीच में गया है, लेकिन वहां जाके वो थोड़ा उसके लेग्स वीक हो जाते हैं, क्योंकि आई थिंक फिर लोग वैल्यूएशंस और इकोनॉमी को क्वेश्चन करने लगते हैं। आई थिंक वही स्थिति इस बार भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह के रेट हाइक्स आ चुके हैं अनुज, हिंदुस्तान में भी, यूनाइटेड स्टेट्स में भी और इंग्लैंड और ECB में भी, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट अभी तक आना बाकी है अनुज। अभी आप टाटा मोटर्स की चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले। आई थिंक अगर आप इंडिया के एक्सपोर्ट नंबर्स देखें, दे आर ऑलरेडी स्टार्टिंग टू कम ऑफ, दे आर डाउन एनीवेयर बिटवीन 5 to 10% फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। इंपोर्ट्स हालांकि बढ़ रहे हैं, व्हिच इज अ गुड साइन दैट डोमेस्टिक कंजम्पशन इज होल्डिंग अप। लेकिन जब अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक मार्केट आपको यूनिडायरेक्शनल 19, 19.5 या 20,000 की तरफ इस रैली में ले जाएगा। आई थिंक यहाँ पे अगर आपका पैसा बना है, जैसे आपने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया, इस बार रैली काफी हद तक नैरो हो चुकी है, लेकिन अगर आपका पैसा बन चुका है, आप सही स्टॉक्स में थे, तो यहाँ पे आप थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। आई थिंक मैं ऑनेस्टली अनुज, अगर आप पूछें तो थोड़ा सरप्राइज हूं कि निफ्टी यहाँ पर है। इट्स 150 पॉइंट्स अवे फ्रॉम एन ऑल टाइम हाई, बट आई वुड से इट्स टाइम टू बी कॉशियस राइट नाउ, नॉट टाइम टू बी वेरी ब्रेव एंड गो इन एंड टेक वेरी लॉन्ग पोजीशंस। मैं इनफैक्ट जो अगला सवाल आपसे पूछने वाली थी, तो आप कहेंगे तो दूर ही रहे राहुल। इट वाज लार्जली ऑन दीज न्यू लिस्टेड कंपनीज या फिर न्यू टेक कंपनियां। खूब धुलाई हुई प्री IPO ओपन विंडो जब खुला, और वहां पर हमने देखा है सॉफ्ट बैंक ने बेचा, लाइट हाउस फंड ने बेचा। आज थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहे हैं, आज और कल में थोड़ा सा सेम्बलेस आ रहा है। कई रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि शायद जो सेलिंग थी इट्स ओवर डन, स्पेशली पेटीएम जैसे स्टॉक्स में। नायका में थोड़ा सा एक तेजी का मूव आया है। इनफैक्ट नायका के लिए इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी आ रहा था कि जो हम ब्लैक फ्राइडे सेल्स की बात कर रहे हैं, वो पिंक फ्राइडे कहते हैं, और वहां पर 40% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो इट्स अ स्मॉल इवेंट फॉर देम, लेकिन एक मौका है ज्यादा कस्टमर्स तक अपनी पहुंच बनाने का डिस्काउंट्स के जरिए। यहां पर आपकी अप्रोच क्या है? आर यू इक्वली कॉशियस एज यू आर इन द मार्केट, या फिर आपको लग रहा है मौका है इतने करेक्शन के बाद इन स्टॉक्स में फिर पैसे लगाने का? तो हर्षदा जी, एक अमिताभ बच्चन का एक गीत याद आ रहा है, जब ये 52 वीक हाई पे थे, वो भी एक पल का किस्सा था, ये भी एक पल का किस्सा है। और अगर आप इन्वेस्टर्स की बात करें तो कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा है। आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ सम्स अप व्हाट्स हैपनिंग इन दीज न्यू जनरेशन स्टॉक्स। आई थिंक कुछ 1 साल पहले अनुज और मेरी इसी बात पे चर्चा हो रही थी। देखिए हर्षदा जी, व्हेन द गोइंग इज गुड, और जो पैसा पानी की तरह बह रहा था, वो समय अलग था। आपको याद होगा, टर्म्स दैट वर नेवर यूज्ड इन इंडिया, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, क्लाइंट रिटेंशन, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, क्योंकि पैसा पानी की तरह बह रहा था। अब जब हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी विड्रॉल हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स हायर जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है, और हम रिसेशन की या स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स ट्रेडिशनली रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इस एक तरफ से अगर आप देखें हर्षदा जी, इनके वैल्यूएशन मेट्रिक्स चेंज हो गए थे। पीपल वर स्टार्टिंग टू वैल्यू दीज कंपनीज ऑन प्राइस टू सेल्स। मेरे 20 साल के करियर में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कंसिस्टेंटली वन आफ्टर अनदर कंपनी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स all loss making are consistently valued on price to sales. Eventually it will come down to price to earnings, EV to EBITDA or discounted cash flow. यहाँ पे ये सारी कंपनियां शॉर्ट फॉल हो जाती हैं।
at these prices, because most of these companies, Harshita ji, they are off anywhere between 50 to 80% of their 52-week highs. एक ट्रेड बन सकता है. मैं उदाहरण के तौर पे आपको जोमेटो की बात कर लेता हूं, क्योंकि हमने शुरुआत क्रिकेट और फुटबॉल से की थी. इस क्वार्टर में क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 था, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो हो सकता है कि जोमेटो आपके लिए एक अच्छा ट्रेड हो जाए, क्योंकि इस क्वार्टर के अर्निंग्स अच्छे हो जाएं. बट आई एम अ लिटिल सर्कमस्पेक्ट कि ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेन्स दे सकें. आई थिंक फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ऑन अ केस टू केस बेसिस यू कैन ट्रेड दिस, क्योंकि इनके कुछ स्टॉक्स एक तिहाई, एक चौथाई, सम ऑफ देम आर इवन 1/5 ऑफ देयर वैल्यूज, बट आई एम नॉट श्योर इवन टुडे दे मेक फॉर वेरी कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट आर्गुमेंट्स. एक दो फिर ट्रेडिशनल स्टॉक्स की बात कर लेते हैं और ओल्ड स्कूल इन्वेस्टिंग जो ज़बरदस्त इस साल काम कर रही है. आपने लीवर की वो एनालिस्ट कॉल वो जो हुई थी वो अटेंड की थी. आपने कहा था कि इतना बुलिश मैंने लीवर की मैनेजमेंट को पहले कभी नहीं सुना. तो लग रहा है कि ये जो पिछले 3 महीने में ज़बरदस्त मूव आया लीवर में, वो आगे एक्सटेंड होगा. सिर्फ लीवर ही नहीं, अगर आप ब्रिटानिया की भी कमेंट्री देखें, पार्ले की भी कमेंट्री देखें, तो रूरल पे आई थिंक कहीं ना कहीं ये कंपनीज आपको बता रही हैं कि थोड़ा एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है. लीवर की आपने स्पेसिफिक चर्चा की उस एनालिस्ट डे में. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये अनुजी हमें पता चला कि जो डिजिटल सेल्स हैं इस वक्त ऑलमोस्ट 25% ऑफ सेल्स हो चुके हैं लीवर के, जो हम आमतौर पे बात नहीं करते थे. हम न्यू जनरेशन कंपनीज की बात कर रहे थे. 25% ऑफ द सेल्स आर नाउ कमिंग इन फ्रॉम द digital channels, and almost 1/3 of the overall revenue is coming in from premium products, Anuj. So I think ये कुछ चीजें हैं, क्योंकि अगर आप 10 साल का CAGR देखें अनुज, लीवर का जो टॉप लाइन ग्रोथ है पिछले 10 साल का, वो एक्चुअली सिंगल डिजिट्स है, लेकिन उसकी प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 2x है. तो आई थिंक ऑलमोस्ट 8-9% का उनका कैगर होगा टॉप लाइन का, लेकिन बॉटम लाइन की ग्रोथ 16-18% होगी. तो आई थिंक यहां से भी मुझे लगता है कि एफएमसीजी की स्टोरी मार्जिन एक्सपेंशन काफी हद तक रहेगी. देखिए अनुज, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगला साल जो है प्री इलेक्शन ईयर है, तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा आती है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वगैरह पे, तो इसका एक सेकेंड ऑर्डर इंपैक्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या जो भी है उन पे पड़ता है, जिनकी वेलोसिटी ऑफ कंजम्पशन बहुत हाई हो जाती है. तो आई थिंक नेम्स लाइक लीवर, ब्रिटानिया, पार्ले, ऑफ कोर्स पार्ले इज अनलिस्टेड, लेकिन इन पे कंजम्पशन बहुत ज्यादा फेरोसिटी के साथ आ सकती है. इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अनुज. एक तो आपको काफी हद तक पिछले 3 साल में एक प्राइस करेक्शन मिल गया है और एक टाइम करेक्शन मिल गया है, और इन स्टॉक्स में अभी ओवर ओनरशिप नहीं है, ये एक टेक्निकल फैक्टर है. तो आई थिंक जो पैसा आईटी से निकल के बैंक्स में गया था, आई थिंक एक देयर इज अ केस टू बी मेड के बैंक्स की थोड़ी रीअलाइनमेंट होके एफएमसीजी में भी आ सकती है. तो आई वुड स्टिल कंटिन्यू टू प्रेफर फ्रॉम द लिस्टेड स्पेस नेम्स लाइक लीवर, ब्रिटानिया. और अनुज, एक और नाम मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है डाबर. आई थिंक क्योंकि डाबर भी मुझे लगता है कि रूरल साइड पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आई थिंक दीस वुड बी 3 स्टॉक्स फ्रॉम एफएमसीजी वेयर आई वुड बी रीजनेबली बुलिश ऑन. जी स्पेस से अगर आप देखें, एचएल, ब्रिटानिया, डाबर, या राहुल की अगर आप देखें टॉप 3 कॉल्स हैं इस स्पेस से. अच्छा राहुल, जब आप इस मंच को ज्वाइन कर रहे थे उससे पहले हम अनुज में और हर्षिता बात कर रहे थे, डेडिकेटेड डिस्कशन हो रहा था पीवीआर पर. आपको लगता है कि पीवीआर पर या फिर इन कंपनियों के पास या फिर हमारे पास इतना सीरियस कंटेंट है कि हम ओटीटी को चैलेंज कर पाएंगे और एक ट्रेंड एक एस्टेब्लिश हो कि हाँ मूवी लवर्स और व्यूअर्स जो हैं वो अब सिनेमा हॉल तक आए? एग्जैक्टली आपका पीवीआर पे व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है वीरेंद्र जी के कंटेंट हैज बीन वेरी पैची, लेकिन अगर जैसे हम इस क्वार्टर की बात करें जिसमें हम बैठ रहे हैं, रीजनल फिल्म्स आर कंटिन्यूइंग टू डू वेल. आई थिंक कंटारा हैज डन ऑलमोस्ट 150 crores वर्थ ऑफ बिजनेस. दृश्यम हैज ओपनड अप वेरी वेल. कुछ ब्रह्मास्त्र का स्पिल ओवर इफेक्ट भी इस क्वार्टर में आएगा और अगले महीने अवतार भी रिलीज हो जाएगी. तो आई थिंक थोड़ा एक तरफ से देखा जाए तो ये क्वार्टर का कंटेंट पिछले 3-6 महीने से काफी हद तक बेहतरीन रहेगा. कैन दिस बी अ टर्निंग पॉइंट? इट्स टू अर्ली टू से. एक रणवीर सिंह की भी मूवी आ रही है आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, तो आई थिंक इट इज पॉसिबल इट्स अ टर्निंग पॉइंट. बट एक मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि जब मैं दृश्यम 2 देखने गया था पिछले वीकेंड आइनॉक्स टूर्नामेंट पॉइंट में, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड दैट फॉर अ 6:45 शो, जो ना कि यहाँ का टाइम है ना वहां का टाइम है, बिल्कुल बीच है, शाम के बीचों बीच, ऑलमोस्ट 75-80% ऑक्यूपेंसी फुल थी. और फिर मैंने अपने दोस्तों से बात करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि उनके भी सिमिलर एक्सपीरियंसेस रहे हैं. कहने का तात्पर्य ये है कि लोग
थिएटर्स जाना चाहते हैं, अगर आप कंटेंट देंगे तो वो जाएंगे। और F&B काफी हद तक भी कंज्यूम हो रहा था जब इंटरवल में हम बाहर निकले, ऑलमोस्ट क्यू हमें ऑलमोस्ट 15 मिनट लगे हमारे पॉपकॉर्न को हासिल करने में। तो ये मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। आई माई सेल्फ वेंट टू द थिएटर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर आपके कंटेंट प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी आ जाती है तो आई थिंक, जैसे मैं अनुज को FMCG के बारे में बता रहा था, आई थिंक काफी हद तक PVR एंड आइनॉक्स हैव आल्सो बीन लैंग्विशिंग, बिकॉज नॉट लैंग्विशिंग बट दे हैव नॉट डन टू मच बिकॉज ऑफ द कंटेंट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। पर अगर ये क्वार्टर वहां से यहाँ से बॉलीवुड के लिए टर्न अराउंड हो जाता है तो देन आई थिंक इट्स अ ग्रेट एंट्री पॉइंट टू बी बाइंग फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। इफेक्टिवली ये एक कंपनी ही हो गई है, आई थिंक कुछ अप्रूवल्स आना बाकी है, बट आई थिंक फ्रॉम अ पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट, बिकॉज वी टॉक अबाउट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड वी आर वेरी पॉजिटिव एज अ हाउस, ये मेरे लिए पोर्टफोलियो होल्डिंग रहेगी। मैं भी जो शो देखने गया था एकदम हाउसफुल था, और वो भी सैटरडे मॉर्निंग 10:30, मतलब बहुत कम लोग नॉर्मली उस टाइम पे जाते हैं, लेकिन एकदम हाउसफुल था। और हर्षिता बहुत टाइम के बाद ऑब्वियसली जब ये थोड़ी सी सस्पेंस मूवी है, जब वो सस्पेंस खुलता है तो तालियां बजती हैं हॉल में, तो मतलब बहुत, और काफ़ी टाइम को मैंने ऐसा एक सीन देखा था, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर था। तो मेरे को तो लग रहा है कि मुझे डेफिनेटली प्लान बना लेना चाहिए और इस मूवी के लिए जाना चाहिए इस वीकेंड। इनफैक्ट कुछ देर पहले हम राहुल यही बात कर रहे थे कि क्या किया जा सकता है इस पर्टिकुलर वीकेंड पर। थैंक यू अनुज, राहुल, आपके इनपुट्स के लिए। यहाँ पर अग्रवाल साहब तो पहले से ही बोल रहे थे। अच्छा, आपने वो बात छेड़ी थी अनुज राहुल से कि ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में FMCG का जिक्र हुआ, लेकिन ओल्ड इकोनॉमी में राहुल L&T पर अब क्या विचार बन रहे हैं, क्योंकि ये एक पॉकेट है जहां पर हमने देखा है इंटरेस्ट लोगों का बना है। साथ ही साथ हम रेलवे कैपेक्स की बात कर रहे हैं, आगे इलेक्शन तक और कैपेक्स आता हुआ दिखाई देगा। क्या पैसा लगा रहे हैं आप इस स्पेस में? इसकी बात की हमारा, इनफैक्ट एज आई स्पीक टू यू, हमारा एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है एंड टुडे वी हैव बीन होस्टिंग अ फ्यू डिफेंस कंपनीज एंड डिफेंस एक्सपर्ट्स। और जिस तरह से डिफेंस की बात हो रही है, आई थिंक इट कुड लैंड अप बीइंग द थीम फॉर द नेक्स्ट 5 or 7 years। और L&T का एक बहुत बड़ा झुकाव डिफेंस में भी है। ऑफ कोर्स देयर आर अदर ट्रेडिशनल कंपनीज लाइक भारत फॉर्ज, अशोक लेलैंड, जिनके ट्रेडिशनल बिजनेसेस डिफेंस नहीं है लेकिन वहां पे जा रहे हैं। तो डिफेंस कुड बी वन वेरी वेरी ह्यूज लीवर फॉर समवन लाइक L&T। जैसे मैं अनुज को पहले भी कह रहा था कि नेक्स्ट ईयर इज अ प्री इलेक्शन ईयर, तो आई थिंक काफी हद तक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेगी। यू नो, द इंडस्ट्री लीडर्स, आई थिंक L&T इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट ऑफ द लॉट, काफी हद तक बिड करेगी। आई थिंक एट ऑलमोस्ट 1.4 lakh crore order backlog, no one is better positioned to compound their numbers by about 15%. तो I think जैसे मैं PVR का कह रहा था कि it's a portfolio hold, I think जिस तरह से मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल इन द रन अप टू इलेक्शंस गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी और डिफेंस की बात हो रही है, आपने रेलवे का भी जिक्र किया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यू नो, आई थिंक द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट हर्षिता इज दैट हम बड़े टिकट ऑर्डर्स पे फोकस करते हैं। अगर आप L&T को देखेंगे, इट निबल्स अवे, यू नो, आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि इसने 1500 करोड़ का ऑर्डर, 3000 करोड़ का ऑर्डर, 4000 करोड़ का ऑर्डर ले लिया है, तो दे कीप ग्रोइंग इट। ये जरूरी नहीं है, हम कभी कभी ऑब्सेस कर जाते हैं कि 10, 15, 20,000 करोड़ का ऑर्डर मिल जाए, बट आई थिंक दे आर फायरिंग ऑन एवरी वर्टिकल that they have, and like I said, I think valuations are fairly reasonable. I don't think अर्षदा जी के इस वक्त ओवर ओनरशिप L&T में भी है। तो आई थिंक एक दूसरी बात ये आ जाती है कि जो इंफ्रा में हम बात करते हैं, L&T के बाद नंबर 2 प्लेयर इतना छोटा है और गैप इतना बड़ा है कि स्टॉक की लिक्विडिटी का भी एक इशू आ जाता है। तो आई थिंक फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, इफ आई लुक एट इट, L&T डज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। मीनवाइल एक बार जरा निफ्टी लेकर आई और वापस निफ्टी IT जबरदस्त इस समय मूव, जो हमने शो की शुरुआत की थी उसके बाद उसको स्पॉट किया था, वहां से भी अब एक ऊपर की तरफ मूव, खासतौर से इन्फोसिस में वो मूव आ रहा है। और ये जो लास्ट के 20-25 पॉइंट निफ्टी में ऐड हुए हैं, पूरे के पूरे इन्फोसिस की वजह से ऐड हुए हैं। ये देखिए इन्फोसिस का मूव क्या जबरदस्त, 1641 इस समय इन्फोसिस पे मूव आता हुआ। राहुल, लग रहा है इन्फोसिस में बॉटम हो गया है? विप्रो वगैरह में फिर भी थोड़ा एक चैलेंज हो, लेकिन प्राइस वाइज तो एक क्लियरली एक इंडिकेट कर रहा है। प्लस जिस तरीके से यूएस में एक लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल नियर पीक है, और नंबर्स भी कंपनियों को बहुत ज़्यादा खराब नहीं आए थे। लग रहा है कि एक रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड यहाँ पर बन रहा है, या फिर अभी दूरी रहे यहाँ से? अनुज, एक ट्रेड बन सकता है। आई थिंक फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट, आई थिंक 6 महीने दूर हैं हम टू मेक देम वेरी सॉलिड इन्वेस्टमेंट कॉल्स।
जैसे हम चर्चा कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट नंबर्स काफी खराब आ रहे हैं, तो दिस इज एन एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर। और अगर आप देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज दुनिया में अनुज इस वक्त बैंकिंग में है डिपॉजिट ग्रोथ। डिपॉजिट ग्रोथ लाने के लिए आपको अपने डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, जिसका मतलब है कि आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्क्वीज हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि काफी हद तक इंडियन आईटी कंपनीज के जो रेवेन्यूज हैं वो बीएफएसआई कंपनी से आते हैं और प्रेडोमिनेटली यूएस और यूरोप से आते हैं। तो इफ द बैंक्स आर गोइंग टू बी अंडर प्रेशर एंड देयर निम्स आर गोइंग टू बी अंडर प्रेशर, ये हो सकता है कि जो उनके टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है अनुज, वो थोड़ी डिफर हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, हो सकता है कि 6 महीना 1 साल डिफर हो जाए, क्योंकि जैसे हम चर्चा कर रहे थे ये जो रेट हाइक्स का इकोनॉमिक इंपैक्ट आना बाकी है। तो एक तरफ से मैं समझ सकता हूं कि काफी हद तक आईटी स्टॉक्स में करेक्शन आया था, लेकिन अनुज आप जानते हैं कि जब उदाहरण के तौर पे अगर हम परसिस्टेंट सिस्टम्स ले लें, द स्टॉक वेंट अप अबाउट 6 or 7 times ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो आई थिंक इन 18 months दैट स्टॉक वेंट अप 6 or 7 times। और बहुत सारे ऐसे हैं कोफोर्ज, एलएनटी, जो 3 से 5 गुना बढ़े थे। तो अगर स्टॉक्स 30, 40, 50% गिरे भी थे, यू आर स्टिल इन द मनी। तो मुझे नहीं लगता, ऑफ कोर्स दुख होता है कि यू आर डाउन 30-40%, बट इफ योर स्टॉक हैज गॉन अप मेनी मल्टीपल्स एंड यू मेड मनी, आई थिंक थोड़ा एक चैलेंज मेरे हिसाब से बिजनेस पे रहेगा। दूसरी चीज है, क्योंकि मूनलाइटिंग की काफी चर्चा हुई थी ऑफ लेट, तो आई थिंक वेजेस पे एक प्रेशर आ सकता है। तो अगर आपका टॉप लाइन ग्रोथ थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और आपकी कॉस्ट ऊपर जाएंगे, एक मार्जिन इंपैक्ट भी आएगा। बट आई थिंक इनको 6 महीने बाद आई थिंक विल बी द राइट टाइम टू बाय इट। आई थिंक वैल्यूएशंस विल स्टिल कम ऑफ अ लिटिल बिट, लेकिन अगर आपको रहना ही है तो आई थिंक आप इन्फोसिस टीसीएस में ही रहिए। आई थिंक दीज आर द 2 सेफेस्ट प्लेसेस। दे आर ऑलमोस्ट लाइक द फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ द आईटी सेक्टर। मैं नहीं कहूंगा कि आपको आज जाके जरूरी खरीदना है, लेकिन अगर आपको लेना ही है पोजीशन तो आप इन दोनों में ही लीजिए। जी, तो इसे कहते हैं आईटी की एफडी, इन्फोसिस और टीसीएस। राहुल, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न यहाँ पर। अभी कुछ देर पहले अनुज ने इनफैक्ट यूएस में रेट हाइक और उसका जो अंतिम चरण और वो जो पूरी रेट हाइक की प्रोसेस जो एंड पे आ चुकी है उसका उल्लेख कर रहे थे। आई थिंक अगर आप देखिए लास्ट रेट हाइक से अब तक जो एक सबसे बड़ी सब्सटेंशियल चीज़ हुई है प्रीशियस मेटल्स में, वो है गोल्ड का पुल बैक। लगभग $150 गोल्ड लोअर लेवल से 3 नवंबर से लेकर अब तक पुल बैक दे चुका है। मैं इससे कोरिलेट करके एक स्पेस को दिख रहा था राहुल, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस और इनफैक्ट गोल्ड फाइनेंस कंपनियां। इसमें हमने CY20, CY21 में एक सब्सटेंशियल ड्रीम रन देखा था। गोल्ड के प्राइसेस को एज अंडरलाइन मानते हुए आपकी इन 2 कंपनियों पर और गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पर इस वक्त राय क्या है, जो कि सीरियस प्राइस डैमेज झेल चुकी हैं इस वक्त? had a buy on them for some time now। अगर आप मुथूट की बात करें तो आई थिंक ये एक ऐसी कंपनी है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिनका रिटर्न ऑन एसेट ऑलमोस्ट 4.5-5% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से 25% है। पूरे बीएफएसआई में आई डोंट थिंक देयर विल बी टू मेनी कंपनीज दैट आर गिविंग यू दैट काइंड ऑफ रिटर्न रेशियोज। उसके चलते अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे, जैसे आपने कहा, इट लुक्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव। मणप्पुरम में एक छोटी सी दिक्कत ये है कि दे हैव डाइवर्सिफाइड अ लिटिल टू मच बियॉन्ड द ट्रेडिशनल गोल्ड बुक। दे हैव गॉन इनटू एमएसएमई, माइक्रो फाइनेंस, व्हीकल लेंडिंग, और इन स्पेसेस में काफी सारे दिग्गज हैं। तो अगर आप वैल्यूएशन का डिफरेंशियल देखेंगे मणप्पुरम और मुथूट के बीच में, ये काफी है। एंड आई थिंक द मार्केट इज नॉट एंटायरली कॉन्फिडेंट कि मणप्पुरम ये प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन या वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन पे खरा उतर पाएगा। लेकिन अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि दुनिया स्लो डाउन / रिसेशन में चली जाए, तो आई थिंक एज अ प्रॉक्सी दीज मे नॉट बी बैड कंपनीज टू प्ले एज एन अंडरलाइन फॉर गोल्ड, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट। हालांकि गोल्ड इज नॉट proven to be the most productive asset class of late, but I think क्योंकि मैं सिर्फ फंडामेंटल्स पे चल रहा हूं, मुझे लगता है कि जो मुथूट है इसका टॉप लाइन आपको आराम से 15% कंपाउंड कर सकता है। और जैसे मैंने कहा, जो उनकी रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी है, इट इज वर्चुअली अ बेस्ट इन क्लास। तो आई थिंक एट दिस वैल्यूएशन you can definitely make an investment, लेकिन दोनों कंपनियों में हमारा झुकाव, just because it is traditionally a more pure play on gold, would be more towards Muthoot than towards Manappuram। और मैं आपसे एक लास्ट सवाल लेना चाहता हूँ। ये कल जो एक न्यूज़ ब्रेक हो रही थी कि बिस्लरी टाटा कंज्यूमर के पास जाएगी, आप क्योंकि इस मार्केट को आपने ट्रैक किया है काफ़ी क्लोजली, इस डील को कैसे देखेंगे टाटा कंज्यूमर के लिए खास तौर से और पूरे सेक्टर के लिए? देखिए अनुज, वैल्यूएशंस जिस तरह की बात हो रही है आर नॉट कंप्लीटली ओवर द टॉप। आई थिंक बिस्लरी का टर्नओवर कुछ 1500 करोड़ के आसपास है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन आई थिंक उसके आसपास है। तो आई थिंक टू बी पेइंग अराउंड 4.5 times sales is not the worst acquisition। I think अगर आप FMCG में देखें, because of the kind of return ratios and cash positions these companies have,
इंटरेस्टिंग पार्ट, इट्स अ वेरी वेरी बिग प्ले इन लिक्विड्स एंड बेवरेजेस। और अनुज, आप किसी भी एफएमसीजी कंपनी को उठा के देख लीजिए या फूड्स कंपनी को, ज्यादा मार्जिन आपके लिक्विड्स में ही बनते हैं। और मैं स्लाइटली डाइग्रेस करके आपको मैकडॉनल्ड्स का भी एग्जांपल दे सकता हूं, जो कॉफीज में बीइंग अ ट्रेडिशनल बर्गर प्लेयर, दे वेंट इनटू कॉफीज। उदाहरण के तौर पे, क्योंकि मेरे को बिस्लेरी के फाइनेंशियल्स नहीं मालूम है बिकॉज इट्स एन अनलिस्टेड कंपनी, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैकडॉनल्ड्स के जो ग्रॉस मार्जिन हैं जो बर्गर्स पे हैं, आई थिंक वो 55-60% के आसपास है, और जो कॉफी पे उनके ग्रॉस मार्जिन है वो 75-80% है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लिक्विड्स एंड बेवरेजेस ट्रेडिशनली ऑलवेज गिव यू अ हायर मार्जिन। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एडिशन टू द पोर्टफोलियो। टाटास हैव अ वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, आई थिंक ऑलमोस्ट 2.5 million, और सुनील डिसूजा हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड, आई थिंक मैंने आपके चैनल पे भी सुना था कि दे आर प्लानिंग टू टेक द डिस्ट्रीब्यूशन रीच टू अप टू 4 million, कंबाइन दैट विद बिस्लेरीज डिस्ट्रीब्यूशन रीच। आई थिंक दिस कुड बी अ ग्रेट एक्विजिशन, अनुज। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स वॉरेन बफेट हैज स्पोकन अबाउट, अनुज, आगे जाके कि वाटर की स्केसिटी बहुत ज्यादा होने वाली है दुनिया में। तो अगर आप पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में अभी एंट्री कर रहे हैं और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन रीच है और आपके पास फाइनेंशियल मसल है, higher gross margin business hai, I think it's a great acquisition to be making at not a very expensive price. I think they'll be able to do good with the kind of price that is being spoken about. ओके, चलिए राहुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया, और एंजॉय योर वीकेंड। और काफी कुछ है वीकेंड में करने के लिए, मैचेस वगैरह, तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच अनुज फॉर हैविंग मी। बाय द वे अनुज, आपके 4 सेमीफाइनलिस्ट की लिस्ट बना ली आपने फर्स्ट वीक के बेसिस पे? देखिए, ब्राजील तो फॉर श्योर है, उसमें तो मतलब कोई डाउट नहीं है। मेरे ख्याल से फ्रांस भी बहुत स्ट्रांग टीम है जिस तरीके से खेल रही है, तो ब्राजील और फ्रांस में तो मैं मोर और लेस सर्टेन हूँ। एक इंग्लैंड को लेकर पता नहीं क्यों, एक क्योंकि हम प्रीमियरशिप देखते हैं तो एक इंग्लैंड को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, तो इंग्लैंड मेरे ख्याल से 3rd टीम होगी, और चौथी टीम मैं अभी नहीं सोच पा रहा हूँ। राहुल, आप बताइए, आपकी 4 टीमें बता दीजिए। चलिए, मेरी एग्जैक्टली आपने जो पहली टीमें बताई है, मेरी एग्जैक्टली वो 3 है। चौथा मेरा स्पेन है। और आई थिंक जिस तरह से इंग्लैंड की किस्मत चल रही है स्पोर्ट्स में, T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप का, यू नेवर नो, आई थिंक देयर स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइट। 6-2 ओवर ईरान वाज अ गुड डील, बट आई थिंक हमारे चॉइसेस काफी हद तक मिलते जुलते। हाँ, वो जो आई थिंक स्पेन कुड बी द फोर्थ। तो ब्रिंग इट होम, वो जो इंग्लैंड में वो एक जो चल रहा है, तो शायद इस साल 66 के बाद से वो हर बार यही बात बोल रहे हैं, लेकिन शायद इस बार हो जाए वो काम। चलिए राहुल, शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और चलिए अब BTST कॉल्स भी ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। गाबा जी से स्टार्ट करते हैं। गाबा जी भी राहुल को बहुत केयरफुली सुन रहे होंगे, काफ़ी बड़े वो मतलब राहुल की बातों को भी काफ़ी सीरियसली लेते हैं। गाबा जी, चलिए बताइए, अपनी BTST कॉल दीजिए। डीप रिस्पेक्ट फॉर राहुल, एब्सोल्युटली। एस्कॉर्ट्स मुझे पसंद है, इस वक्त बहुत ही अच्छा है, और जो मोमेंटम है तेज है। ट्रेड करा है 2286, लगता है 2300 पार कर लेगा एस्कॉर्ट्स। 2250 स्टॉप होना चाहिए, एस्कॉर्ट्स को ध्यान देना चाहिए आराम से। एस्कॉर्ट्स में एक बाय कॉल इस समय प्रकाश गाबा की तरफ से आया है, ये है BTST ट्रेड। श्रीकांत, आपका सौदा? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एम्फेसिस BFL जो 1990 के करीब ट्रेड कर रहा है, इसे लॉन्ग करके चलना चाहिए। इसमें अच्छा खासा एक रिवर्सल फॉर्मेशन आया है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है, फॉलिंग वेज बना है, और प्लस IT में ओवरऑल तेजी बनी है। यहाँ से लगता है कि एम्फेसिस BFL कम से कम 2050 से लेकर 2060 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर मैं करंट लेवल से लॉन्ग करता हूँ तो 1950 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। एम्फेसिस, अगर आप देखिए, श्रीकांत जी की कॉल है। मानस जी, आपका कॉल। और इस बीच एक स्टॉक पे मेरा ध्यान जा रहा है, क्या करे, दिल मानता नहीं है, बट BHL 83 10% ऊपर होने की तैयारी करता हूँ। लेकिन मानस जी, आपकी कॉल। तो देखिए, मेरा भी एग्जैक्टली वही स्टॉक में BTST कॉल है जो जिसकी आपने बात की, BHEL। हालांकि 10% ऊपर है, बट जिस तरह का ब्रेकआउट, जिस तरह के वॉल्यूम देखने को मिले हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी भी बहुत पोटेंशियल है। शायद स्टॉक 90-92 रुपए तक के स्तर भी टेस्ट कर सकता है। तो BTST कॉल की तरह BHEL में एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। 81 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 2 रुपए का रिस्क है। ऊपर की तरफ 87 रुपीज तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, ब्लूमबर्ग पर एक खबर है कि चाइना ने हजदा जो बैंक्स का रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो है वो कट किया है 0.25% से। एक्सपेक्टेड था कि वो आएगा, लेकिन वो एक चाइना में आया, तो चाइना से एक तरीके का एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब इस खबर पर नॉर्मली मेटल्स पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। एक बार जरा मेटल्स इंडेक्स का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए,
और जरा देखिए यहाँ पर कोई अगर मूव बन रहा है किसी स्टॉक में, ये देखिए निफ्टी मेटल्स, ये हर्षदा ये वो जो है एकदम से मूव आया, ये वो प्राइस इन कर रहा है, वो जो रिजर्व रिक्वायरमेंट चाइना ने स्लैश किया है 0.25% से, तो वहाँ पर राजेश जी कोई राजेश अग्रवाल जी कोई मेटल स्टॉक बनता है यहाँ पर लेना? आप वैसी काफ़ी रैली रही है मेटल्स में। देखिए बहुत रैली हो चुकी है, लेकिन गिरावट में हम खरीदारी की सलाह हमारे क्लाइंटों को जिंदल स्टील एंड पावर में लगातार दे रहे हैं। कोल बेस्ड स्पॉन्ज आयरन में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी क्षमता है अंगुल का इनका प्लांट ऑलमोस्ट चालू हो चुका है, जहां से नंबर्स बेहतर आएंगे, डेट लगातार कम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के मद्देनजर मुझे लगता है कि एक अच्छा बाय साबित हो सकता है, बावजूद इस फैक्ट के कि पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा रनअप दिया है, बहुत नीचे के लेवल से ऊपर आ गया। फिर भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखूं तो यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट आता है। पीएल में एक मौका आप कह रहे हैं, वो कंफर्टिंग फैक्टर है, डिप पर खरीदारी का मौका, लेकिन हाँ पूरे मेटल काउंटर्स इस खबर पर रेडार पर रहेंगे। ध्यान दीजिए टाटा स्टील पॉजिटिव टेरिटरी में लगभग 1% तक के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। हिंडाल्को में क्या हो रहा है, 0.5% ऊपर है ये पर्टिकुलर ट्रेड। जेएसडब्ल्यू स्टील हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ, और जेएसपीएल पर एक बाय ऑन डिप्स का कॉल आपको मिल ही चुका है। टाटा स्टील पर राजेश सातपुते पहले एक व्यू दे दीजिए, क्योंकि वो इस समय नियरली 1% ऊपर है। क्या ट्रेड दिख रहा है इस खबर पर, पोजीशन ले? अर्षदा जी देखिए लेवल्स बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, जो 103 से लेके 105 ये इसका जो बेस है, एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। तो मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे बेस से ये जो घूम रहा है, तो इट्स अ रिवर्सल। तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील इज अ बाय, 104 का आप स्टॉप लॉस रखे। एज फार एज द ट्रेड इज कंसर्न, इसका पहला टारगेट होना चाहिए कम से कम 113 का। 113 निकले तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि थोड़े से नए टारगेट अनफोल्ड होंगे 120 तक के। अर्षदा जी अगर मुझे एक पिक लेना है, देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग विथ इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में एक चैनल ब्रेकआउट हुआ है, जो हम पिछले 2-3 दिनों में देख रहे थे 1180 के आसपास से अटक रहा था। आज पहली बार ये 1180 के ऊपर बंद दे रहा है, तो 1190 इनफैक्ट 1196 के आसपास से फिलहाल ट्रेड हो रहा है फ्यूचर में। तो इट्स अ बाय इन इंडसइंड बैंक। 1180 का स्टॉप लॉस होगा, जो ब्रेकआउट का लेवल था वही हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 1240 का। वो जरा फ्लैश करते हैं उस न्यूज़ को, कि अच्छा खासा मेटल्स में मूव आ रहा है उसकी वजह से। और ये जो चाइना ने कैश रिजर्व रेशियो जो कट किया है, 11% था, 11.25 था हर्षदा, जिसको उन्होंने कट करके 11 किया है, और 25 बेसिस पॉइंट का 25 बेसिस पॉइंट का कट किया है। और ज़रूरत है एक्चुअली चाइना को एक अपनी इकोनॉमी को इस समय स्टिमुलस देने की, और चाइना में एक्चुअली स्टिमुलस आता है तो उसकी वजह से एक मूव आता है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स का भी स्टॉक देख लेते हैं एक, क्योंकि एक नॉर्मली मेटल्स में मूव आता है, और टाटा मोटर्स भी एक बहुत बड़ी मतलब एक चाइना बहुत बड़ी मार्केट है टाटा मोटर्स के लिए, तो वहाँ पर भी एक इस समय मूव आ रहा है। और ये भी एक स्टॉक है जो इस समय एक आपको अच्छा खासा मूव दिखा रहा है। लेकिन जो बड़ा न्यूज़ है वो ऑब्वियसली बड़ा जो इम्पैक्ट है वो मेटल्स पर है, और इसके लिए आप ये एक मूव देख रहे हैं। और इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट, इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स का कभी एक बार चार्ट देख लेते हैं, ये वहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें कुछ खास मूव इस समय आया नहीं है, लेकिन उस पर भी एक नॉर्मली मूव आता है। तो ये सब चीज़ें ग्लोबली जो है ये सब मार्केट पर इम्पैक्ट करती हैं। और अगर इंडियन मार्केट में निफ्टी आईटी अच्छा कर रहा है, बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, रिलायंस अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा मेटल्स भी फायर करना शुरू करेंगे, देखिए डॉलर इंडेक्स 106 के नीचे, तो मेरे ख्याल से वो ओवरऑल शायद एक बार फिर उम्मीद जगेगी कि अगले हफ्ते हम वापस ऑल टाइम हाई पर आएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल समीकरण वैसे ही बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत में तेजी की तरफ उस पर ध्यान दिया जाएगा। इस बीच 18,508 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ, और मेटल इंडेक्स में चाल और मजबूत होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन याद रखिएगा आज फ्राइडे है, और फ्राइडे को हम खुलासा करते हैं कि खिलाड़ी नंबर 1 के पूरे हफ्ते के मुकाबले में विजेता कौन साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब तक हमारे जानकारों ने अपने सारे पोर्टफोलियो स्क्वायर ऑफ कर लिए हैं, और रिटर्न्स की स्थिति आपके सामने, और ये देखिए क्या कमाल का हफ्ता साबित हुआ है। पहले तो कांटे की टक्कर थी, 18% के रिटर्न्स, लगभग 19% के रिटर्न्स प्रदीप कोचंदानी के, 22% से ज्यादा के रिटर्न्स रत्नेश गोयल के, लेकिन विभोर वार्ष्णेय ने फिर ये बाजी अपने नाम की है।
33.5% के रिटर्न्स इनके हो गए हैं। तो सुबह में हम कह रहे थे कि 50% तीनों के मिलाकर अब आपको 60% से ज्यादा के रिटर्न्स खिलाड़ी नंबर 1 में इस हफ्ते हमारे जानकारों ने कमा कर दिए हैं। और विभो ने बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स इनफैक्ट पिक किए थे, उसका पूरा फायदा टाइमली आरसीएफ जैसे या फिर फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स इन्होंने चुने। इनफैक्ट जैसे जैसे मार्केट में पूरा मोमेंटम पिकअप करता हुआ दिखाई दे रहा था, वैसे वैसे वो ट्रेड्स भी आए हैं। कांग्रेचुलेशंस विभोर, बढ़िया ट्रेड्स। और आपका बायस तेजी की तरफ था, ये तेजी की पोजीशन अगले हफ्ते भी कैरी कर रहे हैं? थैंक यू सो मच मैम। अगर आपको याद हो तो 7 से 11 का जब नवंबर का खिलाड़ी नंबर 1 था, तब भी मैंने यही चीज बोली थी कि बैंक निफ्टी 43-44 की तरफ जाएगा। वो बिल्कुल आया। इवन अभी भी तेजी है। अगर थोड़ा सा डिप मिलता है तो क्वालिटी के जो स्टॉक्स है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, स्पेशली बैंकिंग काउंटर्स में, वो वहां पर मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग रहेगा और एक रैली अभी भी पेंडिंग है निफ्टी में भी खासकर। अच्छा, ये जो स्टॉक्स आपने चुने थे इस हफ्ते के लिए, अब मैं खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स की बात कर रही हूँ, जीएसएफसी, फैक्ट, इजी ट्रेड, पेल्गी इक्विपमेंट्स, आपका बलरामपुर चीनी, इनमें से कोई ट्रेड अगर हमारे दर्शकों ने लिया है, क्या कैरी करने में से इनमें से कोई है? बिल्कुल कर सकते हैं कि जैसे अगर आप EIH का चार्ट भी देखेंगे अभी भी बहुत स्ट्रांग है। बलरामपुर चीनी भी अभी भी डेज हाई के आसपास ही चल रहा है। शुगर स्टॉक्स, होटल स्टॉक्स में रैली एक और पेंडिंग है। जैसे जैसे वेडिंग सीजन आएगा तो नो डाउट जो होटल इंडस्ट्री है उसका EBITDA और पैट थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बढ़ेगा। कई सारी अपॉर्चुनिटीज EIH में आगे भी देखने को मिलेगी। और आज भी देखिए मोमेंटम स्टॉक में क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3% ऊपर ये एक ट्रेड कैरी करने लायक है। कांग्रेचुलेशंस विभोर एंड अ ग्रेट प्ले। तो 33% तक के रिटर्न्स इस हफ्ते में इनफैक्ट सभी जानकारों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। आखिरी 2.5 मिनट के ट्रेड्स में हम उतर रहे हैं। एक दो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर इस घंटे दरअसल और तेजी बनी है। HDFC लाइफ की हमने चर्चा ज्यादा नहीं की है इस शो में, उस पर मानस क्योंकि काफी बुलिश थे। मानस इनफैक्ट आपका टारगेट तो अचीव हुआ और फिर उसको एक्सटेंड करने की बात भी कही थी। 588-89 हाईस पर ही क्लोज होगा। अगले हफ्ते के लिए और कैरी करें? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। मेरा समझना है कि शायद अब आपको 605 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर रिवाइज कर लीजिए और पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि चार्ट पे तो कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। तो 582 ₹6 का रिस्क है करंट लेवल से, तो 582 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करिए, ऊपर की तरफ 605 की टारगेट सेट करिए। एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये एक फैक्टर जो आप HDFC लाइफ के तौर पर फोकस में रखेंगे। निफ्टी बैंक जाते जाते 100 पॉइंट नीचे 42,963। ऑफ कोर्स हमने देखा यहाँ पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आज के दिन देखने को मिली है, लेकिन निफ्टी का ट्रेड मजबूती का 18,500 के आसपास टिकता हुआ। आखिरी 10 मिनटों में जो खबर आई है चीन से जुड़ी हुई, याद रखिएगा ये 5 दिसंबर ऑनवर्ड्स जो रिजर्व रेशियो में चेंज किया है, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, वो तब से लागू होगा। बड़ा राहत यहां पर मिलने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं चीन की इकोनॉमी में। और उसके बाद हमने देखा स्टील कंपनियां या फिर आपकी नॉन फेरस प्लेस में भी अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। डे लो से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है मेटल इंडेक्स में। चलिए अब वॉल की तरफ चलते हैं जहां पर क्लियरली आज का दिन कल के मुकाबले थोड़ा सा शांत था लेकिन तेजी वाला था। 18,501 के आसपास आपको निफ्टी दिखाई देगा, 15-16 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी बैंक में कुछ करेक्शन देखने को मिला, 100 पॉइंट की नरमी, लेकिन निफ्टी आईटी कल जहां पर तेजी बनी आज फिर यहां पर 100 पॉइंट तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। दमदार खरीदारी। इनफैक्ट हीट मैप में आप देखेंगे कि इन स्टॉक्स ने दरअसल मार्केट को आज फिर सपोर्ट किया है। टेक्नोलॉजी काउंटर्स में इन्फोसिस की बात हो रही थी, वहां पर हमने देखा था अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी थी। इसके अलावा आप देखिए HDFC लाइफ जैसे ट्रेड्स, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी की बात करते करते TCS पर भी नजरें रखनी चाहिए। हीट मैप लेकर आते हैं, आखिरी 20 सेकंड वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रहेंगे जिनमें आज सबसे ज्यादा एक्शन रहा है, तेजी और मंदी दोनों की तरफ। HDFC लाइफ जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ऑटो में आप देखिए टाटा मोटर्स, हीरो, आपका मारुति चला है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ रहा 1.5% ऊपर 2614 पर टिकता हुआ काउंटर। इसकी मजबूती हमारे काम आई है आज इस रिकवरी में या फिर आज इस कंटिन्यूएशन में। टाटा स्टील, BPCL, ग्रासिम जैसे ट्रेड्स
आपके बजाज ऑटो, बैंकों में आप देखिए, एक्सिस बैंक में हमने देखी तेजी, लेकिन बाकी बैंक्स, आपका HDFC, आपका कोटक महिंद्रा बैंक, आपका ICICI बैंक, यहां पर कुछ आज के सत्र में हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। और FMCG में नेस्ले, टाटा कंज्यूमर जैसे ट्रेड्स थे, ITC जैसे ट्रेड्स थे जहां पर हल्का सा मुनाफा वसूली का दबाव बना। इवन ब्रिटानिया में हमने देखा थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। कुल मिलाकर आज का जो क्लोज है वो आप ठीक ही कहेंगे। कल के एक बहुत तगड़े ट्रेंड के सामने दिसंबर सीरीज का एक पॉजिटिव आगाज जरूर हुआ है। 18,497 के आसपास इंडेक्स जाकर आज टिकता हुआ दिखाई दिया है। सीधा सौदा में यहां पर आज मुकाबला आशीष और सुमित के बीच रहा, वो ट्रेड्स आपके सामने आ रहे हैं। PV फिनटेक, वेरांडा लर्निंग, KIOCL और IEX, ये वो स्टॉक्स थे जो आशीष ने आज आइडेंटिफाई किए थे तेजी की तरफ, और सुमित भी तेजी की तरफ ही थे, जहां पर ITDC, पंजाब नेशनल बैंक, इंडिया सीमेंट और टेक्सटाइल जैसे ट्रेड्स शामिल थे तेजी की तरफ। कुल मिलाकर ये हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए तेजी वाला हफ्ता साबित होता हुआ जरूर दिखाई दिया है। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन वीरू जो हम कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो कल ही के आसपास 18,497 पर इंडेक्स टिक रहा है। जी हाँ, अभी भी अगर आप देखें हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे दोनों इंडेक्सेस, और थैंक्स टू निफ्टी IT के एटलीस्ट अगर आप देखें जो वो बॉयंसी थी मार्केट्स में, हाई लेवल पे सस्टेन करने की टेंडेंसी थी, वो बनाए रखी। निफ्टी IT आज एक बार फिर से 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले हफ्ते मॉर्निंग कॉल में, तब तक के लिए नमस्कार।